शुरू करते हैं आज के सेशन को अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान है, ताकि हमारा जो भी वक्त और जो भी एनर्जी इस सेशन में यहाँ इन्वेस्ट हो, हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारी दुनिया, हमारी आखिरत दोनों में हमारे लिए भलाई का सबब बने। माई सेल्फ सुहा अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ प्रीमियर लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी मुस्लिम आइडेंटिटी के थ्रू और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट करवा चुके हैं, और आज की जो वर्कशॉप है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस पर है। और हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर भी मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दिलाती चलूँ। मिस शगुफ्ता, जो कि एकेडमिक एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स, और वो आपके साथ ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अभी हम उन्हें थोड़ी देर बाद कनेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं तमाम तर ऑडियंस को वार्म वेलकम करती हूँ कि आप आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आपने भी थोड़ा सा हमारे साथ कॉपरेशन करनी है कि माइक ऑन नहीं करने हैं, ताकि किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई क्लैशेस ना हो। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपने उसे चैट बॉक्स में ड्रॉप करना है, और थोड़ा थोड़ा इंतजार भी करना है, ताकि हम आप सबके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर करें। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑडियंस है वो हर तरह की ऑडियंस है। ठीक है? मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड भी हैं, टीन एज भी हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी फर्स्ट एपिसोड है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, और आप जब ऑनवर्ड एपिसोड 2, एपिसोड 3 या एपिसोड 4 ऑनवर्ड जब अटेंड करना चाहें, तो आपको पता हो कि भाई हम जिस चीज़ को अटेंड करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है, हमें उसे क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, यानी कि इस टॉपिक के साथ बिल्कुल न्यू है। तो उन सब के लिए भी मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और हम क्यों इस टॉपिक को लेकर यहाँ बैठे हैं। ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी जात के इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी जात को जानना, अपने आप को परखना, अपना एनालाइज करना, अपने इमोशंस को तरतीब में रखना, उनको बैलेंस करके चलना। चाहे वो इमोशंस एंगर हैं, चाहे वो हैप्पीनेस के हैं, चाहे वो सैडनेस के हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इमोशंस हैं। यानी कि वो इंसान जो अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानता है, और वो जानता है कि किस सिचुएशन में उसने किस तरह से रिएक्ट करना है, कितना इमोशंस को उसने कह लेंगे रिस्पॉन्सिव रहना है इमोशंस को लेकर, और कितना उसने उस पर कंट्रोल रखना है। दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है? अब सब हम जानते हैं कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ इमोशंस। ठीक है? इंसान जो है वो एहसास से बना है। अगर आप में एहसास नहीं है तो आप तो फिर भूल ही जाना कि इंसान वाली कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक है? स्ट्रांग होने का मतलब या इंटेलिजेंट होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सैड नहीं होते हो, आप खुश नहीं होते हो, या आप इमोशंस को फील नहीं करते हो, या आप गमगीन नहीं हो सकते हो, या आप डिप्रेशन या एंजाइटी की स्टेट में नहीं जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एक इंसान जो है वो अपनी ज़ात को बेहतर तरीके से जानता है। वो जानता है कि वो क्या है, उसके इमोशंस कैसे हैं, क्या वो इनको बैलेंस रख पाता है, क्या वो सिचुएशंस पर कंट्रोल कर पाता है, क्या उसे पता है कि मैंने किस सिचुएशन में कितना रिएक्ट करना है, और कहाँ मैंने रिएक्शन नहीं देना है। ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहलाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपसे ये नहीं कहता कि आपसे फील ही नहीं करना। वो ये भी नहीं कहता है कि आपको हर वक्त स्ट्रांग रहना है, आपको अपनी प्रेजेंस को ऐसे बनाना है कि जैसे कोई पत्थर दिल इंसान है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है? लेकिन इमोशंस को बैलेंस करना किस कदर जरूरी है वो आप भी जानते हैं। तब हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ कम्युनिकेट करते करते इस तरह से अपने गले को रुंधला लेते हैं, या हमारा दिल इतना ज्यादा भरना शुरू हो जाता है कि हम एक जेन्युइन सा पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। किस तरह से हम गुस्से में इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले ने बात इतनी नेगेटिव नहीं की, लेकिन हमें वो इतनी नेगेटिव क्यों लग रही है। हो सकता है कि हमारे अंदर अपना प्रॉपर एनालिसिस नहीं है कि हम इमोशनली कैसे हैं। ठीक है? तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ह्यूमन। ठीक है? अभी यहाँ हम इमोशनल इंटेलिजेंस को एज एन पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप हैं क्या। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हम कम से कम जो है वो डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज में कि हम खुद को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे नजरिए में खुद को जानना क्या है? खुद की चॉइसेस को जानना, खुद के पहनने ओढ़ने को जानना, खुद की पसंद नापसंद को जानना। हम समझते हैं कि ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, इसका मतलब है कि हम खुद को जानते हैं।
अगर हम खुद को इतना ही जानते हैं तो हम इमोशनली खुद को बैलेंस क्यों नहीं कर पाते। जब गमगीन होना है तो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं, इतने गमगीन हो जाते हैं कि अपनी रूटीन्स में से निकल जाते हैं, ठीक है, अपने गोल्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं। जब खुश होते हैं तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कभी समझ ही नहीं आता, खुशी के भी आंसू आ जाते हैं, ठीक है। किसी के सामने कभी कुछ कम्युनिकेट करके अपने ओपिनियंस को रखना होता है तो हम इतने घबरा जाते हैं कि हमारे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है तो हमें लगता है कि हमें अल्फाज भूल जाएंगे, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। और बहुत सी ऐसे वाकयात हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं, आप खुद को नहीं जानते, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, क्या यहाँ तक आप मुत्तफिक है खुद से कि आप वाकई ही खुद को नहीं जानते हैं और अभी आपको मजीद खुद को वक्त देना है जानने के लिए? या आप में से कोई ऐसा पर्सन जो कहता हूँ नहीं नहीं, मैं अपना इतना क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं इमोशनली कैसा हूँ, स्टेबल हूँ या नहीं हूँ? बताएं मुझे जल्दी से। या आप भी खुद को बस उसी तरह जानते हैं कि बस हम कितनी पसंद है नापसंद है, क्या पहनना है, किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना है, ये बस आप उतना ही जानते हैं? या आपको लगता है कि नहीं नहीं, हमें तो वाकई ही खुद को स्टडी करने की जरूरत है, हम खुद को वैसे नहीं जानते जिस तरह से हमें जानना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, हम खुद को वैसे नहीं जानते हैं। अच्छा, हम ना थेरेपीज की तरफ आते हैं, मोटिवेशनल सेशंस की तरफ आते हैं और बहुत सारे अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की तरफ आते हैं, लेकिन आप यकीन करें जितनी जद्दोजहद हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करने में लगा रहे हैं ना, उतनी ही जद्दोजहद अगर हमने खुद को स्टडी करने में लगाई होती ना, तो शायद हमें उस हद तक थेरेपीज की ज़रूरत ना पड़ती जिस हद तक आज थेरेपीज की ज़रूरत है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं 5-5 10-10 सेशन भी ले लिए ना उन्होंने, और ये नहीं कि उनका प्रॉब्लम जेन्युइन है, बात ये है कि वो एक ही चीज पे स्टक है, वो खुद को नहीं समझ पा रहे, वो बार बार एक ही सवाल करते हैं। आपने बताया था कि इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है लेकिन मुझसे तो हो ही नहीं रहा। जब वो ये कहते हैं ना कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, इट्स मीन कि उन्होंने सही तरीके से अपने इमोशंस को एनालाइज नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को सही तरीके से नहीं जाना, वो अपने वीक पॉइंट्स को सही तरीके से डिस्कस नहीं कर पाए। अब आप देखें कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो खुद के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी आवाज किसी और को भी ब्रेक हो रही है या सिर्फ मोहम्मद को ब्रेक हो रही है, सॉरी मिसेस हमाद को, ठीक है। अच्छा, आप मिसेस हमाद अपनी तरफ कुछ एंड चेक करें, शायद हो सकता है इंटरनेट इशू हो, ठीक है। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था किसके बारे में है, अपनी ज़ात के बारे में। अगर हमने खुद को ही नहीं जाना, अपनी ज़ात को, अपने इमोशंस पर वर्क ही नहीं किया, हमें ये नहीं पता हम कहाँ पैनिक करते हैं। आप यकीन करें, हम कभी कभी इतने स्ट्रेस आउट होते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता भी हो ना, तो भी हम बैठ के उस पर गौर फिक्र करने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इसके बाद एक नया मसला निकलेगा, हम उसको फेस नहीं करते हैं, ठीक है। हम सामने बैठ के अपने इमोशंस के वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन करके खुद को ये रियलाइज नहीं करवाते हैं कि इट्स ओके, दैट्स ऑल, ये प्रॉब्लम हल हो सकती है, इसका हम जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम हर चीज से भागने के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हम सही तरीके से खुद को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे इमोशंस का हम पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ एट दैट पॉइंट, वो डिसाइड करेगा कि मेरी जिंदगी में मेरा डिसीजन क्या होगा। और मेरे तमाम तर डिसीजंस मेरे लाइफस्टाइल को जो है वो करेंगे डिसाइड, और मेरा तमाम तर लाइफस्टाइल जो है वो मेरी पूरी पर्सनैलिटी बनाएगा। तो आपको क्या लगता है कि खुद को जाने बगैर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो लोग मेरे पहले सेशंस ले चुके हैं उनको पता होगा, मोस्टली मेरे टॉपिक सेल्फ वर्थ पे होते हैं, सेल्फ एस्टीम पे होते हैं, सेल्फ पे होते हैं, इंडिविजुअल पे होते हैं। अपनी वर्थ पे काम करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने बारे में अपने इंपॉर्टेंस को समझें। ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि मैंने वो सीरीज इसलिए चलाई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि हम हैं क्या। तो वो न्यूली पार्टिसिपेंट्स जो इधर मौजूद है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा डिफाइन किया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। देखिए, कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अब आप मेरी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहले तो मुझे इसका जवाब दें। कौन कौन यहाँ ऐसे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप मेरे या मैं आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, और कौन कहते हैं कि नहीं कर सकती हूँ? हरी अप। ये आपको गलत सही जानने के लिए नहीं है, ये आपके ओपिनियंस को समझने के लिए है, ठीक है। नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
अगर तो देखिए, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ कोई ऐसी बात करें जो मुझे गुस्सा दिला दे और मैं फौरन से शाउट करना शुरू कर दूं, आपको क्लासरूम से बाहर निकाल दूं, ठीक है। आप यहाँ कुछ ऐसा पॉजिटिव कमेंट करें जो मुझे अप्रिसिएशन में लगे और ये मेरी एनर्जी को थोड़ा सा और बढ़ा दे, यानी आप कर सकते हैं। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हमने खुद को समझना है तो उससे पहले ये भी तो समझना है ना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स तो करते ही करते हैं, हमारा अपना इंटरेस्ट, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स, हमारे अपने मसाइल, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी करते हैं। लेकिन ये उस इंसान को करेंगे जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। जो कह लें कि वीक होगा, जो सोशली अप्रूवल सीकिंग होगा, या इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगा, यानी कि अपने आप को इतना एनालाइज नहीं करता, अपने आप से कभी बात नहीं करता, अपने आप को कभी परखता नहीं है, ठीक है। उसको ये मौजू बहुत फजूल लगता है, वो इंसान जो है वो इमोशनली अनस्टेबल या इमोशनली वीक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इफेक्ट करती हैं। आगे आपके सारे ये जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी दे रही हूँ, दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट डेली लाइफ एग्जांपल्स को भी लेंगे और अपने गेस्ट स्पीकर को भी हमारे साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है द पाथ। ऐसा पाथ या ऐसा रूट जो भी हम डिसाइड करते हैं आज, वो हमारी अपनी जात के लिए, ठीक है। यानी कि आज अगर आप इमोशनली बैलेंस हैं, आज आप अपनी जात के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि कल मुझे उस डिसीजन पर ही ऑनवर्ड रहना है। मैं एक दिन में एक डिसीजन, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी हमें बताता है कि हमारी पाथ और हमारे रूट्स तब तक क्लियर नहीं हो सकते जब तक हम इमोशनली क्लियर नहीं है। हम डिसीजंस नहीं ले सकते जब तक हम इमोशनली स्टेबल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, खुश, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि खुशी में वादा नहीं करना, गुस्से में फैसला नहीं करना। ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है हम हमसे ज्यादा बेहतर तो, सॉरी, अल्लाह ताला से ज्यादा बेहतर तो हमें कोई जान ही नहीं सकता ना। तो वो साफ साफ वाज़े अल्फाज में हमें बताते हैं कि इंसान जल्दबाज है, ठीक है। इंसान जो है वो नाशुक्रा है, इंसान जो है वो जल्दी मचाने वाला है। तो हमारी फितरतन हम ऐसे हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि हम फितरतन जैसे बन चुके हैं या हमारा डेटाबेस जैसे क्रिएट हो चुका है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन क्या हम करना चाहते हैं, बात ये आती है। वी हैव कैपेसिटी, बट क्या हमारी विल पावर जो है वो इस चीज के साथ एंगेज करती है कि हमें वाकई ये काम करना है, ठीक है। कैपेसिटीज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम करना नहीं चाहते या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, ठीक। तो नोइंग योर सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जान सकते हैं, लेकिन नोइंग योर सेल्फ इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होना, अपनी जात के बारे में जानना, ठीक है। अपने आप को एक आईने के तौर पे देखना कि अच्छा मैं क्या हूँ। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट यू आर। जब आपको ये क्लैरिटी होगी व्हाट यू आर, देन आपको प्रॉब्लम्स पता होंगे, देन आपको सॉल्यूशंस पता होंगे, ठीक है। बिग मिस्टेक्स डिसीजन मेकिंग में भी खुद के डिसीजंस को समझना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है कि हम ओवरऑल तो समझते हैं कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं जानते इमोशनली हम उसके साथ स्टेबल हैं या नहीं, या ऑनवर्ड हम उसके साथ स्टेबल होंगे या नहीं, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रपोजल है। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा और ऐड करती चलूँ कि देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो हमारा मोबाइल कर रहा है, ठीक है। हमारी अगर आप अपने बड़ों से सुने ना, तो वो एक बातें कहते हैं कि जब हम स्कूल पढ़ते होते थे ना, हमारा स्कूल घर से बहुत दूर होता था, हम तो पैदल ही चले जाते थे। सुना है आप लोगों ने ये बातें उनसे? हम तो ये काम पैदल ही कर लेते थे, हम तो बातें करते करते यहाँ तक चले जाते थे। और अब हम उनको ना मजाक में लेते हैं ये बातें, हालांकि ये मजाक नहीं था। आप यकीन करें, बड़ों ने ना खुद के साथ बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। आज हम जो हैं, यानी कि मैं तो मतलब बड़ी नहीं हूँ, मैं अपने अबाओ अजदाद के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप उनके सामने बैठे ना, तो हमारी बहुत सारी इमोशनली अनस्टेबल चीजें हमें सामने आती हैं। वो कैसी चीजों को डील कर रहे हैं, वो मामलात को कैसे डील कर रहे हैं, वो बैठ के कैसे बात कर रहे हैं, वो किस तरह नजाकत देखते हैं आगे पीछे की, और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस अब का मामला देखो और बात खत्म करो। क्यों है ये? क्योंकि जब जब उन्हें अपनी जात से थोड़ा सा कह लें कि टाइम मिलता था ना, किसी भी काम से थोड़ा सा मिनिमम या मैक्सिमम टाइम भी मिलता था, तो वो अपनी जात के साथ उसको रिलेट करते थे, बैठ के सोचते थे कि अच्छा मैंने फलां टाइम ये रिएक्शन दिया, क्यों दिया, मेरा रवैया कैसा था, मेरे साथ वालों का रवैया कैसा था, क्या इसको एनालाइज करना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। यानी कि वो छोटी छोटी चीजों में ना बैठकर खुद से गुफ्तगू करते थे और चैनलाइज करते थे कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस है या नहीं। हालांकि ये टर्म उनको नहीं पता है, लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो बहुत बेहतरीन तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिलता है, हम स्क्रोलिंग पर होते हैं,
ठीक है, हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम खाने का वेट कर रहे हैं, हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम तो लुकमा भी हलक में जाने का वेट कर रहे हैं तो हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं। ये जो हमारी स्क्रोलिंग की आदत है ना, इसने हमारे अनकॉन्शियस को और कॉन्शियस को इतना डैमेज कर दिया है कि जिस चीज पर हमें कह लें कि गौर फिक्र करनी चाहिए ना, उसका हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम तो करते ही स्क्रोलिंग इसलिए ताकि हम रियलिटी से जो है ना वो एक साइड पर हो सके। जब थोड़ा सा दिमाग में फिक्र आ रही है, टेंशन आ रही है कल की, तो हम फौरन से चैट स्क्रॉल कर रहे हैं, फौरन से रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम रियलिटी को फेस ही नहीं कर रहे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पॉइंट पर वीक है। और जब स्क्रॉल करते करते कोई सिचुएशन हम पर पड़ती है और हम उसमें लैग कर जाते हैं, तो फिर हम फौरन से थेरेपी की तरफ भागते हैं। फिर हम फौरन से कहते हैं कि ओ हो अल्लाह ताला, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। फिर हमारी डिप्रेशन स्टेट, एंजाइटी स्टेट और पता नहीं कौन कौन सी स्टेट्स निकल आती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को जानने के लिए बिल्कुल भी जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा वक्त जो है वो ऑटोमेटिक गैजेट्स पर है, सारा वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। ठीक है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन हमें इसको कहाँ यूटिलाइज करना है और कितना यूटिलाइज करना है, इस चीज को भी तो मैनेज करना है। दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप वो मोबाइल कंट्रोल करेगा या आप मोबाइल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, असल में अब हम मोबाइल नहीं चलाते हैं, इंस्टा फेसबुक हमें चलाता है। वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें बताता है कि अब रील देखनी है, अब नहीं देखनी है, अब स्टॉप करना है, अब नहीं करना है। ये वॉशरूम जाना, खाना पीना, यकीन जाने, मैं तो कहती शायद हमारे लिए मजबूरी है। हमारा तो प्रॉपर काम ही रील स्क्रॉल करना है। इतना ज्यादा हमें इस चीज का एडिक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ कि मोस्टली हमने इस चीज़ को कैसे अपनी डेली लाइफ में बैलेंस करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। और मैं अपने साथ जो है वो हमारी गेस्ट स्पीकर मिस्टर गुफ्ता मलिक को कनेक्ट करना चाहूँगी और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनके ख्याल में इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। जी मिस्टर गुफ्ता, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ोहा ये टॉपिक जो है ना ये मेरे लिए वाक़ई बहुत वो ज़्यादा है मतलब मैंने ये चीज़ें फ़ील की हुई हैं और हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस इस फ़ेज़ में आके ना मुझे ऐसा लगता है काश 8th 7th 6th क्लास में थोड़ी बताई गई होती। तो बहुत सारे जो है ना ट्रॉमास उनको कोप अप करने में आसानी हो जाती। बट बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब जब पता चल गया है तो इट्स क्वाइट ईज़ी फॉर मी बहुत सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए। एंड हम्म। मेरे नज़दीक जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक ऐसी एबिलिटीज़ है का सेट है जिसमें ना हम अपने इमोशंस को पहले परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरों के इमोशंस को भी परसीव और अंडरस्टैंड करते हैं एंड आफ्टर दैट फिर हम मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को और फिर अपने बिहेवियर को उन इमोशंस के थ्रू गाइड करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रही होती है। अच्छा मोस्टली हम सुनते हैं जब हम अपने किसी फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं ना या रिलेटिव्स में भी होते हैं तो मोस्टली हमारे कजन्स या कोई भी फ्रेंड्स ये कह रहे होते हैं यार मैं बड़ी इमोशनली सेंसिटिव हूँ या कोई बंदा कह रहा होता है हम्म। वो बंदा जो है ना बहुत इमोशनली इनसेंसिटिव है। लेकिन कभी भी ये सुनने को नहीं मिला दैट समवन इज सेइंग कि यार वो बंदा इमोशनली बड़ा मेच्योर है, वो बंदा इमोशनली हम्म। बड़ा इंटेलिजेंट है। ये भी आप एग्री करोगे कि ये चीज़ बिल्कुल हमने बिल्कुल। कभी भी सुनी नहीं है। हम हमेशा ये सुनते हैं यार मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इमोशनली सेंसिटिव हो दैट्स नॉट अ गुड क्वालिटी। आपको हम्म। ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ गुड गुड क्वालिटी बट अनफॉर्चुनेटली आप कल को किसी के पार्टनर बनोगे ना, आप उसके लिए बोझ बन जाओगे। सेंसिटिविटी के चक्कर में यू ऑलवेज नीड अ पैम्परिंग बिहेवियर। आपको हमेशा यही चाहिए होगा और अगर सम टाइम नहीं मिलेगा तो आप रोना-धोना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। अच्छा हमेशा वो फिर मैं रिलेशनशिप में आगे चल के बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दैट इज़ अवेयरनेस। बिल्कुल। आप स्कूल लेवल पे जाके बताएँ कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। बट बिफोर दिस आपको खुद पता होना चाहिए कि इमोशनली इंटेलिजेंस कैसे हुआ जाता है। एंड बिफोर दिस आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशंस होते क्या हैं और कितने होते हैं। तो हम्म। इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं लाइक जॉय, हैप्पीनेस, लव, ग्रैटिट्यूड, शुक्र जो होता है, एक्साइटमेंट, प्राइड, पीस, इंटरेस्ट हो गई किसी चीज़ में या आप सरप्राइज़ फ़ील कर रहे हो, कन्फ्यूज़ हो गए हो, फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट फीलिंग है, शेम, जेलसी, डिस्गस्ट, कन्फ्यूज़्ड हम्म। ये सारे इमोशंस हैं। इनकी हम्म। फिर कैटेगरी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल।
और आपको पता है इमोशंस को ना जो चीजें हैं वो इमोशंस हमारे ट्रिगर्स की वजह से बहुत ज्यादा एनहेंस होते हैं। अब वो हम्म ट्रिगर वाली चीजें कौन सी हैं? आपने अभी बड़ा खूबसूरत सवाल किया था कि आप कैसे ट्रिगर होते हो ना। हम्म तो बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमको ट्रिगर करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमको ट्रिगर्स करते हैं। तो क्या आप में से कोई, आपके ऑडियंस में से कोई बता सकता है या आपके इंटरनल कौन से फैक्टर होंगे जो हमें ट्रिगर करते हैं? ओके, द ऑडियंस इंगेज करें और बताएं मुझे कि इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। तुक्के शुक्के लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती होगी तो हम सीख लेंगे। एक्सटर्नल तो मैंने बता ही दी थी, चलिए इंटरनल को थोड़ा सा बताएं। हम्म इंटरनल हम कंफर्ट जोन को कह सकते हैं, हमारे फियर्स जो होते हैं उनको कह सकते हैं। हम्म सही है। इंटरनल फैक्टर्स could include jealousy. हाँ ओके। बिल्कुल। मूड स्विंग्स, सही है। हमारे ठीक है। एहसास जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल ठीक। चलें, अच्छा है कि हमारे ऑडियंस को कम से कम इतना पता है कि हाँ इंटरनल बहुत फैक्टर्स अच्छा भी लग रहा होते है, मतलब बिफोर आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स आपको मतलब पता तो होना चाहिए भाई यार इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आफ्टर दिस यू कैन आइडेंटिफाई ना कि हैं। यार बिल्कुल। मुझे इंटरनली ट्रिगर करी हैं चीजें या एक्सटर्नली। क्योंकि हम हम्म लोग बैठ के पता है जो क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं उसने मेरे इमोशंस को भड़काया है, उसने मुझे बिल्कुल पोक किया है, उसने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। इंस्टिगेट, हम्म उसने मुझे ट्रिगर किया है। मे बी आप अपने आप को खुद ही ट्रिगर कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे यहाँ ना मिस्टर गुप्ता थोड़ा सा मसला ये भी है कि हम ना इतने ज्यादा वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, यानी इंडिपेंडेंट भी नहीं बल्कि डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम ना थोपते हैं, हम गलती नहीं मानते हैं। ठीक है। अगर हमें पता हो ना कि हमारे ही डिसीजंस की वजह से हम डिसहर्ट हैं या डिसहार्ट हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में है, तो हम यही कहेंगे नहीं फलां ने ये किया था तो मैंने ये ताल्लुक खत्म किया। हमारा ये भी बड़ा मसला बिल्कुल। है। हाँ जी इमोशनल बिल्कुल। इंटेलिजेंस वो पर्सन हो ही नहीं सकता जो अपनी गलती मानता ही नहीं है, तो आप सोल्यूशन की तरफ कैसे आओ। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट था। अच्छा इंटरनल जो है ना ट्रिगर्स, वो मैं बताऊंगी, वैसे ऑडियंस ने बहुत अच्छे से बताई हैं और काफी हद तक वो पहुंच गए उन पॉइंट्स तक। हम्म तो इंटरनल जो ट्रिगर्स है ना वो होती हैं सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स, ठीक है। जो आप खुद को कहते रहते हो ना, जो आपका एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है, नेगेटिव अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं लिमिटेड बिलीव्स आपके। जो हैं। हाँ आपके नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं अबाउट योर ओन सेल्फ, मेमोरीज होती हैं ट्रॉमेटिक जो होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। अच्छा इमोशनल स्टेट्स होती हैं लाइक एंजाइटी हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, ओवरवेमिंग हो गई। हम्म आप जो होते हैं आपकी ये जो चार चीजें मैंने बताई हैं ना, इमोशनल स्टेट, सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सॉरी द फिफ्थ वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर ट्रॉमास, मतलब वो जो बुरे हम्म, एक्सपीरियंसेस थे। बिल्कुल ये बिल्कुल। आपके इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। और इसमें आपकी फिजिकल सेंसेशन भी आती है, कभी कभी भूख की वजह से भी इमोशंस आ रहे होते हैं, पेन की वजह से भी, थकावट की वजह से भी, इलनेस हम्म की वजह से भी। और हम कह रहे होते हैं बताओ ना क्या हुआ है, भाई हो सकता है अगर कुछ बाहर ना हो तो मे बी इंटरनली फिजिकल सेंसेशंस में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और हम्म एक्सटर्नली इफ वी लुक आउट तो हमारे पास लोग होते हैं, पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, वर्ड्स, कुछ हार्श वर्ड्स होते हैं, क्रिटिकल जो होते हैं वो आप ये कह लो कि पेरेंट्स होते हैं, कंफ्यूजिंग पेरेंट्स होते हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से बच्चे हो जाते हैं, अब्यूजिव पार्टनर होता है हमारा, आप हम्म बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी कह सकते हो, ठीक है, या आपके किसी के साथ फ्रेंड जिसे फ्रेंड भी कह सकते हो। हमारे यहाँ सोसाइटी में जो आजकल, हालांकि ये होना नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो हो रहा है, अब्यूजिव भी है ना, तो हमारे यहाँ बच्चों को नहीं पता कि वो भी हमारे इमोशंस को कितना ज्यादा मतलब इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा इसके हम्म अलावा डिमांडिंग बॉस होते हैं, आप जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ जॉब कर रहे होते हो, आपके इन लॉज ऐसे होते हैं। और एक और मजे की चीज जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स में ना ये जो साउंड स्मेल्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, साइट, ये जो हमारी हम्म सेंसेशंस होती हैं, हम्म ये भी हमको ट्रिगर करती है हमारे इमोशंस को। कोई परफ्यूम ऐसा हो वो भी हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है।
कोई ऐसी खुशबू हम्म होती है पुराने घरों में जाके, हमें फौरन से होता है अच्छा यार बिल्कुल। वहां की याद आ गई किसी मतलब ये डिफरेंट चीजें हैं जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। तो अब सही हो गया। इसमें ना हमारा, हाँ, तो मेरा यही था कि सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द ट्रिगर्स। वो हम्म आपके एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। अब मजा आएगा इमोशंस को डील करने में, क्योंकि हमें पता बिल्कुल चल गया ऐसे है ही। कि हमारे ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। और अब पड़ोसियों को होगा कि यार ये बंदा पोक क्यों नहीं हो रहा, फ्रेंड्स को होगा इंस्टिगेट क्यों नहीं हो रहा, साथ वाले अब्यूजिव पार्टनर को जो आपको सारा मतलब थोप थाप के ना पार्टनर अपने पार्टनर को गिल्टी फील करवा रहा होता है, उसको भी होगा कि बिल्कुल। यार ये क्या हो गया इसको ये एकदम। अच्छा, पार्टनर्स तो मिसयूज करवाते हैं, लेकिन हमारे अपने पेरेंट्स भी करवा रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में हमारे पास केसेस आते हैं, आप भी जानती हैं, कि जहाँ अब्यूसिव पेरेंट्स हैं ना कि पार्टनर्स हैं, मतलब पार्टनर्स तक तो पहुंचने ही नहीं देते ना बात। पेरेंट्स, जो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हम जरा इस चीज को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू आवर अब्यूजिव फैमिलीज, हम इन सब चीजों से कैसे निकलेंगे। देखिए, अभी आप जानती हैं कि जो लोग स्टार्टिंग से अपने घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां उलझने और ये सारी चीजें देखते आए हैं, उनके लिए ये चीजें इतनी टफ है, उनके लिए तो ये रियलाइज करना इतना टफ है कि वो वर्थी हैं, क्योंकि उनको ये पेरेंटल फैक्टर की तरफ से ये चीज मिल चुकी है कि वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ओवर सेंसिटिव होना पास्ट ट्रॉमा की वजह से भी है, अब्यूजिव पेरेंट्स की वजह से भी है, उनकी तरफ से वो अप्रूवल नहीं मिल पाया, वो मोहब्बत तवज्जो वो चीजें नहीं मिल पाई। तो क्या आपको लगता है कि वो सारे पास्ट ट्रॉमास को भी हम रिकवर करके इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? मुझे हाँ, मुझे ऐसा लगता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको अगर अभी आप कहोगे ना कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, आपने हमारी जिंदगी, अब आप जो मुझे ये बताओ, अब आप और मैं यहाँ पे मौजूद जो हैं 37 लोग हैं। अब अगर अपने पेरेंट्स को कहेंगे ना आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, तो वो एकदम से ना रोने धोने लग जाएंगे कि अब हमें बिल्कुल जवाब देती हो, आगे से हमें समझाने लगी हो, हमारे पेरेंट्स बन गए हो, मतलब तुम हमें समझाओगी अब कि हमने जो वक्त देखा है वो उल्टा बिल्कुल वो ऐसे। हमें कहीं और ले जाएंगे। हम बिल्कुल उनको ऐसे वो ही। चीज समझा नहीं पाएंगे। इस पूरे सेशन का मकसद ये है कि आप और ये जो 37, आप मैं और ये जो 35 लोग हैं, हम सारे आगे अपनी जनरेशन को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं। हमसे रिलेटेड जो लोग हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। मैं उन बिल्कुल। पेरेंट्स को अब ठीक नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर जी। सकते, बिल्कुल। एंड सॉरी टू से हमारा क्लाइंट भी ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल। बट हम सिर्फ जो मेन चीज है ना वो ये है कि हम सबको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा, और हमको अपनी जनरेशन को भी इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना होगा, सो बिल्कुल बिल्कुल दैट बिल्कुल। आने वाली जनरेशन इस तरह से सेशंस ना ले रही हो, बल्कि वो बिल्कुल इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट हो कि हाँ उनको पता हो कि हाउ टू मैनेज माय इमोशंस, हाउ टू आई हैव कंट्रोल ऑन माय इमोशंस। उनको पता हो कि मुझे कौन सी चीज पोक कर रही है, ट्रिगर कर रही है, और वो फौरन से उनको डील करें। वो बैठ के अपनी 4-5 कुलीग्स को ना बताते रहे कि बॉस ने मुझे ये किया तो मैंने आगे से ये किया, नो, बल्कि वो बिल्कुल इतने इमोशनली मिच्योर हो कि उनको पता हो कि मैंने किस तरह से अपनी सिचुएशंस को खुद हैंडल करना है, बजाय मैं किसी बंदे से मदद लूं। अच्छा, बिल्कुल। देयर आर ना, मैं एक और चीज बतानी चाहूंगी। देयर आर 3 थिंग्स इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू इन देयर लाइव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव अंडरस्टूड दैट देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स विल नॉट टेक देयर लाइफ। ठीक है, बिल्कुल। ये पहली चीज होती है जो इमोशनली मेच्योर बंदे को पता होती है कि ये चीज होने वाली है। दे हम्म ऑलवेज रिमेम्बर 3 वर्ड्स इन देयर लाइफ, भला कौन कौन से, दिस टू शेल पास, दिस टू बिल्कुल। शेल पास, ये भी गुजर जाएगा, गुजर नो जाएगा। मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज। दोज हु आर इमोशनली इंटेलिजेंट ना, they think and understand those situations that it will definitely pass। ठीक है, they know बिल्कुल। the difference between overthinking and over analyzing। उनको ये चीजें हम्म पता है कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड रियलिटी, ये मेन बिल्कुल। चीज है कि रियलिटी क्या है। क्या है, एक बंदा जो मुझे कह रहा है कि तुम तो बहुत काली हो, हम्म तुम पर ये पर्पल कलर सूट नहीं कर रहा, इज दैट राइट, कि ये वाकई में ठीक है। अब बिल्कुल। उसको रियलिटी चेक करना आना चाहिए, बिल्कुल। वरना आप यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ना इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को ना ये चीजें पता होती है, उनको पता होती है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस।
बिल्कुल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू क्या कहते हैं, चूज द सेम चॉइस एवरी टाइम। और वैसे देयर भी कैन बी, मतलब हाँ। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही कुछ और है? हम समझते हैं कि अचीवमेंट इज हाँ, कॉल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, हालांकि बिल्कुल सेटिस्फेक्शन इज बिल्कुल। ऑल अबाउट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक स्किल है। यस। मैं भी थोड़े वक्त पहले यही समझती थी कि मुझे ये मिलेगा या मेरे पास ये होगा तो मैं खुश हो सकती हूँ, उसके अलावा खुशी की कोई रीजन नहीं है। और जो चीजें मेरे सही। पास मुयस्सर थी उनको मैंने कभी फोकियत ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरा तमाम हम्म। तर जो कह लें कि मेरी सारी परसेप्शन, मेरा सारा फोकस उन चीजों पर सेट था जो मुझे हासिल नहीं है या मुयस्सर नहीं है। तो मैंने अपना वो सारा सही। फोकस जो है जब उन चीज़ों से हटाया तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोगों के पास नहीं है। ठीक है। और ये एग्जैक्टली। जो बात सही। आपने बिल्कुल, हैप्पीनेस इज अ स्किल, क्योंकि हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। अगर आप मुतमईन हैं जो हो रहा है, हालांकि आप नहीं हो सकते, ठीक है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई या आपसे कोई अलग हो रहा है, आप मुतमईन नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ हम्म। मुतमईन होने का मकसद वो नहीं है कि आप ढिंडोरा पीटो खुशी से कि जी ये मर रहा है मर जाए, नहीं। सेटिस्फेक्शन इज अबाउट दैट, आपको ये पता हो कि इसके पीछे मसलहत है, इसके पीछे वो बिल्कुल। है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है, इसके पीछे सही। वो है जो आपके अल्लाह ताला को पता है। ये होती है सेटिस्फेक्शन। सही। मैं हमेशा उन लोगों से हम्म। बात करती हूँ जो लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी से फलां पर्सन चला गया, मुझे वो नहीं मिला या वो नहीं मिली, और वो इस बात पे इतना ज्यादा शाउट कर रहे होते हैं कि क्यों ऐसा है, हमने दुआएं की, फलां किया, ये किया, वो किया। मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर वो चीज हम्म। बिल्कुल उसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट थी या उसी तरह आपकी जिंदगी में रोल प्ले कर सकती थी जिस तरह से आप सोचते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उससे अलग हम्म। क्यों किया? यानी कुछ ऐसा है हम्म। जो आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, आपको ये सही। मानना पड़ेगा। अगर आपने अपने हालात के साथ, अपने सिचुएशंस के साथ जिद लगानी है और ये सोचना है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ही वो, तो फिर आप खुद को दर्द दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप थेरेपी लें, काउंसलिंग लें, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आपको ये मानना होगा कि आप कम अकल हैं, आप सब चीजें नहीं जानते हैं, हकीकत वो नहीं है जो हमेशा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीजें भी सही। थोड़ी सी एडअप होती हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हम पेरेंट्स को तो जाहिर बात है ठीक नहीं कर सकते या उन लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हमें इमोशनली वीक किया या अब्यूजिव रिलेशन या कुछ भी, लेकिन हमने उनको अनलर्न जरूर करना है। वो बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स काइंडली अहमद माइक ऑफ कर लें। वो बिहेवियर्स या वो पैटर्न्स जो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस से या हमारे ट्रॉमा से मिले हैं, वो सारी चीजें जो हमारे अंदर इस तरीके से तरतीब में आ गई हैं कि हम खुद तरतीब में नहीं रहे, हमें उसको कैसे निकालना है और कैसे न्यू चीजों को अडॉप्ट करना है, दैट्स ऑल अबाउट कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस होना है। हम पता क्या करते हैं जब लोग हाँ जी। थेरेपी में आते हैं ना, सबसे बड़ा उनका एक ही होता है, मेरी वालदा ये करती है, मैं कैसे उन्हें समझाऊं? भाई आपको उन्हें नहीं हम्म। समझाना है। ठीक है, आप सिर्फ खुद को तब्दील हम्म। कर सकते हो। समझ आ रही है? सही। आपका कंट्रोल खुद पर है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा पार्टनर ऐसा है, फलां ऐसा है। ठीक है, आप कम्युनिकेट करके एक हद तक सामने वाले तक ये बात पहुंचा सकते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, लेकिन आप उसे तब्दील नहीं कर सकते हो हत्ता कि वो खुद तब्दील ना होना चाहे। ठीक है, हम्म। तो ये चीज आपको लगता है कि वाकई ही आपने बिल्कुल ठीक बात की थी कि हमें पेरेंट्स की तरफ फोकस नहीं करना है, बल्कि हमने अपने आप को इतना मैनेजेबल बना लेना है ताकि हमारी यस। आने वाली नस्ल जो है वो इस ट्रॉमा से ना गुजरे। ठीक है, वो इस तरह के सेशंस हम्म। और थेरेपीज में अगर बैठे भी ना, तो नॉलेज और खुशी के हम्म। लिए बैठे, ना कि अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे। लेकिन बाकी हर इंसान एग्जैक्टली। की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आनी है वो तो आनी ही है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, सब ने एक्सपीरियंसेस करने हम्म। हैं। तो नेक्स्ट इस चीज की तरफ आते हैं कि ये जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, उनसे उनको मैनेज करना और उनको करने से, कहने कह लें कि खुद को बाज रखना, क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि हाँ इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकता है बंदा? ये हाँ वो वाला जी, सवाल है पॉसिबल जो, है। हाँ, कैसे पॉसिबल? ये सारा मसला ही पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज। थेरेपी में ना आपकी थॉट्स को ट्रेन किया जाता है, रीट्रेन किया बिल्कुल। जाता है, आपको बताया जाता है कि थॉट्स जो होती हैं वो रैशनल होती हैं, इरेशनल होती हैं। खैर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये है कि मैं सिंपली अगर इसको शॉर्टली बताऊं ना, तो ये चीजें पॉसिबल हैं। थेरेपी में बिल्कुल। आपको, थेरेपी के अलावा अगर वैसे मैं आपको बताऊं ना, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो आपको डिप्रेशन से निकाल देती है, इवन आपको डिप्रेसिव होने ही नहीं देती। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो ना, तो आपके हम्म। गिले शिकवे सारे खत्म हो जाते हैं। आप कहते हो कि यार ये मैं बोझ लेके क्यों फिर रही थी, मुझे तो ग्रो अप करना है, मुझे तो बहुत सारी स्किल्स में आगे जाना है। ये चीज है जो स्टक कर रही है मुझे आगे ग्रो अप करने से। आप हम्म। इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो ना जोहा, तो यू स्टार्ट प्लेइंग स्मार्टली।
अच्छा, ये बिल्कुल। हम अपने लोगों को बताए ना, मैं कई दफा बताती हूँ, कई बार बताती हूँ कि यू हैव टू स्मार्टली एक्ट, यू हैव टू यूज रिवर्स साइकोलॉजी, यू हैव टू यूज दिस। अब लोग कहते हैं यार ये कैसे करें, स्मार्टली कैसे बिहेव करें, उस बंदे ने मुझे उधर ही गुस्सा दिलवा दिया। ना करें आप अगले को बता क्यों रहे हैं कि आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है? कंफ्यूज हम्म। होने दें, सस्पेंस जागने दें थोड़ा थोड़ा। वो बंदा जो है, आप खुद मुझे बताएं जोआ, हमें स्टेटस लगा देते हैं, पल पल की हम रिपोर्टें दे रहे होते हैं एक बंदे को, हैं तो हम्म। जाहिर है वो बंदा आपकी कितनी देर कदर करेगा? जब आप हर वक्त उस बंदे को अवेलेबल होंगे। भाई थोड़ी स्पेस दें, थोड़ी बाउंड्री दें, अच्छी वाली, मैं नेगेटिव वाली हम्म। बाउंड्री नहीं कह रही। बिल्कुल बिल्कुल। बाउंड्री एंड स्पेस हर रिश्ते में अच्छी होती है, तभी तो। और इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा ये चीज रखता है, उसको पता होता है मैंने कहाँ कैसे किस तरीके से मैनेज करना है, बोलना है। मुझे पता है ये बंदा मुझे पोक करने आया अच्छा, एक और मजे की बात, वो बंदा आपका बहुत सगा भी हो सकता है, हम्म। बहुत मीठा भी हो सकता है, और वो बहुत आपका अपना फ्रेंड भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट आपको ना, मुझे ऐसा लगता है इमोशंस को सही सही करके, जो इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, उसको पता है कि मेरा परवरदिगार जो है ना, वही सारे मेरे इमोशंस के मसले मसाइल को वही सॉल्व करने वाला है। साथ बिल्कुल। वाला बंदा कभी भी नहीं कर पाएगा और समझ भी नहीं पाएगा। सॉरी टू हम्म। से, बट आप लोग जब भी कहते हो ना कि यार तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम्हें नहीं समझ आई मेरी, तुम्हें नहीं पता चला ये मेरी वीकनेस थी, ऐसा कुछ, हम्म। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी दोस्त जो है वो हमेशा से परफेक्ट हो, या इस तरह से। वो फरिश्ता नहीं है, जरूरी नहीं है कि शी विल आपकी मेक दोस्त मिस्टेक। थेरेपिस्ट हो। जरूरी नहीं है यस, कि आपकी दोस्त हाँ। थेरेपिस्ट हो। ये भी जरूरी थेरेपिस्ट हो। और मजे की बात, हमारे हमारे यहाँ अगर थेरेपिस्ट बनना भी है तो पता है क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो होती है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। बिल्कुल मैं कहती बिल्कुल। हूँ कि अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है ना, जो इस सोसाइटी में, ऐसी थेरेपिस्ट नहीं होनी चाहिए कि आपसे थेरेपी में अच्छी अच्छी बातें करें एंड एकदम वो ये कहना शुरू करे कि यार आप जो है ना, आपको तो डाइवोर्स हो गया है, तो हमारी सोसाइटी में तो तलाक याफ्ता लड़कियां ऐसे वैसे। नो सॉरी, आप हम्म। थेरेपी के अंदर कुछ और हो और आप बाहर कुछ और हो, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं होना चाहिए, हम्म। तजाद नहीं होना चाहिए। तो हम्म। मतलब आपकी अपना एटीट्यूड, वही बात है कि प्रैक्टिकली आप वैसे हो, आप डेली लाइफ में भी वैसे हो। पता चले हम जोहा या शगुफ्ता से वैसे मुलाकात कर रहे हैं कहीं, तो वो इतना झगड़ा कर रही है, इमोशनली इंटेलिजेंट ही नहीं है। तो हमें हमें बेसिकली ऐसा होना चाहिए। हम्म। प्रैक्टिकली लोग हमको जहां देखें तो वो कहें नहीं यार, जो कह रहे थे वैसे ही हैं। तो ये बिल्कुल चीजें ऐसे। बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसे करती हैं। अच्छा ऑडियंस, आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, वरना फिर मैं अपने सवाल तो करती रहूंगी। और अगर मुझे ये भी बता दें आप इस डिस्कशन से मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा टॉपिक और चेंज कर लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ मकसद ही सिर्फ ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि अपने ज़ात के इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, और हमने कैसे इतने इंटेलिजेंट बनना है कि हमें पता हो कि हमने कब कितना इन्वेस्ट करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। हम ना पैसे इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़ा सोचते हैं, ठीक है, कि हाँ ये चीज इतनी काबिल है कि हम इसको बाय करें, लेकिन इमोशंस के बारे में हम इतने ज्यादा लापरवाह पता नहीं क्यों हो जाते हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती है। आपको पता है कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको पता है कि सामने वाला आपको डाइजेस्ट कर रहा है, आपको पता है कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है। एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के अलावा कभी भी जहां दो ये चीजें नहीं है वहां अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना। अब ये देखें कि पहले पहल मेरी ये आदत होती थी कि मैं हर किसी को सफाई देती थी। मैं ये नहीं कर रही, मैं ये क्यों नहीं कर रही, मैंने ये झगड़ा नहीं किया, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, ऐसे होता था। लेकिन आहिस्ता 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 लर्निंग स्टेट में आते हुए ये चीज समझ आई कि हर बहस करने वाले को सफाई देना जरूरी नहीं होता। ठीक है, इफ अ पर्सन वांट टू इंगेज, ठीक है आप उसे इंगेज करो, लेकिन अगर उस इंगेजमेंट में, उस ताल्लुक में वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा या वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा जैसे आपको करना चाहिए, तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, आप जाया ही होते रहेंगे। ठीक है। लोग नहीं नहीं आमना ऐसा नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन को लोग एटीट्यूड वाले नहीं कहते, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन पता है कौन होता है? सबसे काम पर्सन। ठीक है, सबसे काम, वो इतना तहम्मुल मिजाज पर्सन होता है कि उसको ये पता होता है कि आपने गुस्सा भी करना है ना तो किस तरीके से करना है। ठीक है। आप हालांकि ये जो लोग कहते हैं ना, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आप मेरे पिछले सेल्फ वर्थ वाले सेशन सुने तो आपको ये वाला क्वेश्चन कोई नहीं करता कि लोग इसको एटीट्यूड वाला कहते हैं, क्योंकि सेल्फ वर्थ में मैंने आपको बार बार आपके सेल्फ के बारे में इतना रियलाइज करवाया था और इतना पैम्पर किया था कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन आपको पता चलता है कि वाकई ही सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या इतना वैल्यू देता है कि आपका पूरा पर्सनैलिटी और सामने वाले का एक ओपिनियन।
क्या इसको नापना भी बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है, इसको नापना बनता ही नहीं है। तो अगर आप ये देखेंगे ना, देखिए मेरी बात सुनिए, जो एक नजरिया होता है ना सामने वाले इंसान का, एक ओपिनियन, वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता। एक इंसान कहाँ रहा, कैसे रहा, उसे कैसे पेरेंट्स मिले, उससे कैसी परवरिश हुई, उसके कैसे एक्सपीरियंसेस थे, उसके कैसे ट्रॉमा थे, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका इमोशनल स्टेटस, ये सारी चीजें मिलकर एक ओपिनियन बनाती हैं। अगर आज मैं किसी बात पर एक राय दे रही हूँ ना, तो ये सिर्फ चंद माह की राय नहीं है, ये मेरे सारे एक्सपीरियंसेस को मिलाकर है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर एक पर्सन आपको एक ओपिनियन दे, तो उसको फौरन से अपने ऊपर लेने के बजाय पहले ये थोड़ा सा तो सोचा करें कि भाई वो जो बात कह रहा है क्या वो वैलिड है, क्या वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नजरियात को पेश कर रहा है, या फिर वो देख रहा है जो वाकई देखा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी लोग अपने इमोशनल स्टेट और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक बात कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, उस बात को पूरी जिंदगी गले लगा के रखते हैं कि फलां ने मुझे ये बात की थी। भाई आप उसके एक्सपीरियंसेस, उसके ट्रॉमा को अपनी जिंदगी में एडप्ट कर क्यों रहे हो? आप उसके इंटरेस्ट और उसके एक्सपीरियंसेस की बिना पर डिसीजंस क्यों ले रहे हो? ठीक है, ये आपका मैटर नहीं है, इट्स टोटली नन ऑफ योर बिजनेस। मैं आपको कह रही हूँ, आप पे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरा मसला है, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मुझे ये राय देने पे मजबूर कर रहे हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने मेरी राय को कितना सर पे सवार करना है, कितना नहीं करना है। तो इसलिए ये मत सोचा करें कि मैं कुछ ग्रो कर रहा हूँ, या मेरी हैबिट्स या मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे कोई कमेंट कर रहा है तो वो हकीकत है, वो हदीस है। अल्लाह ताला की बातों को तो कभी हमने इतना सच्चा और खरा नहीं माना कि हम एक बात पे फंस जाएं कि हमें ये कहा है तो हमने ये करना है। लेकिन लोगों की बातें हमारे लिए पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में खुशी और गम लोगों से है। हमें लगता है उनके ओपिनियन से है, हमें लगता है रिलेशन अच्छे हैं तो हम खुश हैं, रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो हम खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो बात ये याद रखें, जो लोगों की राय को खुद पे इतना सवार कर लेते हैं, जो अपनी खुशी और गम का कह लें कि सरमाया लोगों को समझ लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें लोगों का ही मोहताज कर देते हैं। फिर आपका आपके रब से कोई मामला नहीं। फिर आप उस रब से शिकायत नहीं करोगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आपने खुद अपने आप को लोगों के सपोर्ट किया, उनकी राय को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि आपको अल्लाह ताला का बनाया हुआ वजूद जो है वो कमतर लगना शुरू हो चुका है। ठीक, इमोशनल इंटेलिजेंस को लोग, अच्छा रुक जाएं, वन बाय वन क्वेश्चन करें। मैंने अभी एक सवाल भी नहीं पढ़ा। अच्छा, हम सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएं? ठीक है, हम इसको भी देखते हैं। जब एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो हम बहुत कम बोल रहे होते हैं, तो ये रूट टाइप बिहेवियर हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। देखिए, एक्सप्लेनेशन जहां देना वैलिड है आप दें, किसने कहा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है? लेकिन जैसे कि कुरान पाक में है ना बात, जाहिल के साथ सलाम दुआ की हद तक रहे। जहां बहस पैदा होती है ना, वहां बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, क्योंकि वो इंसान मानने के लिए नहीं बैठा, वो मनवाने के लिए बैठा है। थोड़ा सा गौर करें, अगर सामने वाला बहस करने वाला पर्सन है तो एक्सप्लेनेशन देने का फायदा नहीं, आप अपनी बात करें, वहां से उठ जाएं। या आप उसे ये कहें कि ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट व्हाट यू से, बट मेरी नजरियात या मेरे ओपिनियन से ये बात ऐसे नहीं है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन ये नहीं होता कि वो अपने आप अपने रोब में ही रहता है और अपने आप को दुरुस्त मानता है, बातें मर्जी से करनी है मर्जी से नहीं करनी। नो, मैंने आपको सेल्फ वर्थ सेशन में हमेशा ये समझाया था कि सेल्फ वर्थी वो नहीं होता जो खुद को अहमियत देता है। सेल्फ वर्थी वो भी होता है जो खुद की अहमियत को भी समझता है और सामने वाले की भी अहमियत को एज इट इज समझता है। यानी खुद की तो रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन सामने वाले को भी अपनी जगह पे रख के देखें कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वहां जरूर दें जहां वैलिड है, लेकिन जहां सामने वाला आपको गलत करने पे तुला हुआ है ना, जहां उसके लिए आपका कोई लॉजिक कोई प्रूफ वैलिड नहीं है, वहां एनर्जी जाया करना बिल्कुल फजूल है। ठीक है, फिर उसको समझने दें। आप कहीं मैं रूड हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं खराब हूँ, आप दूर रहें। ठीक है, फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर डिबेट अपने पेरेंट्स से हो और वो सालों तक ना माने, फिर अच्छा, पेरेंट्स वाली डिबेट ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जैसे कि एट दैट पॉइंट भी अगर मैं अपने पेरेंट्स से बहस करूँ ना, तो वो मुझे यही कहते हैं कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है। हालांकि बात ये नहीं है कि मैं समझाने और ना समझाने की बात कर रही हूँ। बात ये है कि हमारे बड़ों में ना हमेशा एक ईगो होती है। आप मुझे एक बात बताएं, आपसे एक छोटा सा बच्चा आपको ये कहेगा ना आप झूठ बोल रहे हो, तो फौरन से आपकी बात जो है ना वो आपके दिल को लगती है, हालांकि आपने झूठ नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने से छोटे को खुद भी पॉइंट आउट करते हुए देखते हो, आप अपनी कह लें कि इस्लाह करते हुए देखती हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी पिंच करती है वो बात। क्यों? क्योंकि एक बड़े पर्सन में ना कहीं वो फितरतन तौर पे एक बात आ जाती है कि मैं बड़ा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं समझदार हूँ। ये हमारे कह लें कि मिथ चल रही है या क्या चल रहा है कि बड़े को समझदार भी कहा जाता है, ये जरूरी नहीं है, और छोटा हो और बेवकूफ हो ये भी जरूरी नहीं। ठीक है,
पेरेंट्स, हमारे साथ जो पेरेंट्स का रिलेशन है वो ऐसा है कि हम उनको 100 खून भी माफ करने पड़ते हैं। आप ये देखें कि हमारे सहाबा के माँ बाप जो थे वो शिर्क थे, काफिर थे, किस तरह के मामला थे, लेकिन उनकी खिदमत की अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दी थी, कहीं नहीं कहा उनका सर कलम कर दो। ठीक है, तो हमने जब भी अपने पॉइंट्स को उनके सामने रखना है तो इस वैलिड रीजन के साथ रखना है कि हम जस्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको गलत साबित नहीं करें। जब आपका मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन होगा ना, सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि आप सिर्फ दलील देकर बात कर रहे हो। लेकिन जब आपके अंदर ये चीज होगी ना कि मैंने इनको बताना है कि आप गलत हो, आप गलत हो, इनको मानना पड़ेगा, जब आपके अंदर ये अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी टून जो है वो शार्प होना शुरू हो जाती है और सामने वाला ये कभी बर्दाश्त नहीं करता। आप मुझे बताएं, प्यार से मोहब्बत से बात दिल में उतरती है, या आप सामने वाले को पहले ही बता दो कि आप गलत हो और दलील बाद में दो तो ये बात उतरेगी। ठीक है, ये बड़ी वो कहते हैं ट्रिक है। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा कि कभी भी बात काटनी हो या बात से ये कह लें कि मुंह मोड़ना हो कि नहीं मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं एग्री नहीं करता, कभी डायरेक्टली नहीं कहते कि मैं एग्री नहीं करता। आप ये कहते हैं कि जी मैं समझता हूँ, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा हो सकता था। अंडरस्टूड? यानी कि बात करने का तरीका और लफ्जों का चुनाव ये आपको बताएगा। और लेकिन अगर सामने वाला एट दैट पॉइंट नहीं मान रहा, इट्स ओके, नहीं मान रहा, आप मत मनवाएं। ठीक है, कभी भी जो चीज हमने 10 सालों में समझी है, आप ये सोचेंगे कि मेरे 2 दफा बैठ के बात करने से वो बात मेरे माँ बाप समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, हम नई नई कोई चीज सीखते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना तजस्सुस होता है सामने वाले को वो सिखाने के लिए कि हम 24 घंटे उसको लेक्चर दे रहे होते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे मत करो। और सामने वाला उकता जाता है, उसका ऑटोमेटिक हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। तो पहले हमेशा ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, देन अपनी बात होती है, फिर चाहे वो बात डाइवोर्स की भी हो। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना कि हेल्दी डाइवोर्स कौन सी होती है, हेल्दी डाइवोर्स क्यों होती है, जहां दो लोग ये देख लेते हैं कि वो एक साथ नहीं रह सकते, उनकी वाइब्स, उनके इंटरेस्ट, उनके बिलीव्स ये नहीं मैच होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को जाया करें और एक दूसरे पर बाउंड्री लगाएं, इससे अच्छा कि हम सेपरेट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ डाइवोर्स कैसे होती है आपको पता ही है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, हाउ टू अवॉइड बीइंग स्ट्रक सिवरली विद, ओहो ठीक है। अच्छा, ये वाला कायनात अकीला, आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में करना है। व्हेन वी आर इन गैदरिंग वेयर वी आर सुपीरियर टू अदर्स वी फील तकब्बुर ये होता है। अच्छा, ये बात ऐसी नहीं है, लेकिन ये बात ऐसी भी है कि अब सेशन देते देते भी शैतान मुझे बताता है कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें तो सब पता है। लेकिन मुझे पता है कि रियल लाइफ में मुझे कितना पता है। क्यों? क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करते हुए मैं क्लैश कर जाऊंगी तब मेरी असलियत मेरे सामने आएगी। ठीक है, ये चीज होती है फितरतन। शैतान जो है वो हमारे खून के साथ गर्दिश कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तकब्बुर का एलिमेंट पैदा मत करे। ठीक है, शैतान का काम ही क्या है? मायूसी देके, तकब्बुर देके, या कॉन्फिडेंस देके, या ओवर कॉन्फिडेंस देके, या डिप्रेशन स्टेट में लेके जाके हमारे विल पावर को इस तरीके से खत्म करना कि हम दोबारा न्यू स्टार्टअप ही ना लेना चाहें। ठीक है, तो इट्स ओके, इट्स ओके अगर तकब्बुर आ रहा है, वला हौला वला कुव्वता पढ़े, अपने आप को रियलाइज करवाएं कि ये चीज जो है वो तौसीफ, माइक म्यूट कर ले महविश आप भी। ठीक है, तो अपने आप को बस रियलाइज करवाना है कि रियलिटी क्या है, ये चीज अल्लाह ताला ने सिखाई है और वो चाह रहे हैं कि इस चीज पे मैं इंप्लीमेंट करूं, बस अपने आप को चंद जुमलों में ही क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, आप तकब्बुर भी फील करते हो, आप कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद किसी एक कॉम्प्लीमेंट से डिप्रेस्ड भी फील करते हो। अच्छा, अगर आपको किसी की बात पर गुस्सा आ जाए और आप फिर भी उसको कोई आंसर या गुस्सा शो ना करें, तो क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस है? इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आप उसको गुस्सा, मतलब जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, आप उसको गुस्सा क्यों नहीं शो करवा रहे। आप उससे नाराज हो, या आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपको लग रहा है कि इसके बाद बहस बढ़ सकती है, या आपको लग रहा है कि नहीं बहस नहीं बढ़ेगी लेकिन शायद ताल्लुक खराब हो जाए। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही है कि आपने एट दैट पॉइंट अपने एंगर को कंट्रोल किया और आपने ये देखा कि मैं देखूं कि एंगर के पीछे क्या रीजन थी और मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम एक चीज में इमोशनल इंटेलिजेंट है तो दूसरी चीज में भी इमोशनल इंटेलिजेंट ही हो। ठीक है, और खुद को एवेलुएट करते रहना होता है। बिल्कुल, हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, हाउ टू फेस अ डोमिनेंट पर्सन। सबसे पहले ना आप ये समझ लें कि आपकी जात को, मेरी जात को, हम जितने भी 40-50 लोग बैठे हैं ना, किसी की जात को कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें अप्रूवल ना सिर्फ एक ही पर्सन ने देना है। हमें ऐसा लगता है, हमारे पेरेंट्स, हमारा पार्टनर, या फिर हमारा कोई क्लोज वन, हमें ऐसा लगता है, जो हम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, हमें लगता है वो अप्रूवल देगा तो सब ठीक होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्सन या पार्टनर या फ्रेंड या
पेरेंट जो हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस रखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे अब्यूसिव पार्टनर या अब्यूसिव पेरेंट की वजह से जो हम सेंसिटिव हो चुके हैं, हम उसे कैसे ठीक करेंगे? भाई हम उसे कैसे ठीक करें जब हमारे पेरेंट्स ही इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है? ठीक है। उन्होंने क्या अपने ट्रॉमास को बैठ कर डिस्कस किया? नहीं। लड़ाई झगड़े, ट्रॉमास, बैड एक्सपीरियंसेस, किसी चीज को भी उन्होंने अपनी जिंदगी में तरतीब नहीं दी। वही सारी चीजें हमें ट्रांसफर हुई, वही सारी चीजें आगे हमारी औलाद में ट्रांसफर होंगी। ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको यहीं स्टॉप करना है और यहीं से अनलर्न करना है, ताकि आगे आने वाली नस्ल में ये चीज ना आए। तो सेल्फ मोटिवेटेड की सिर्फ एक ही चीज आपने ये याद रखनी है कि आप जो है ना, आपकी जो भी पूरी पर्सनैलिटी है उसको आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एज एन मुस्लिम मिल रही है। ठीक है। और एज एन मुस्लिम आपको सबसे अलग रुतबा मिला है अशरफुल मखलूकात का, और अशरफुल मखलूकात के पास एक टूल है, उसे कहते हैं दिमाग। ठीक है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड हम किस चीज को कहते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड कि हर टाइम मेरे अंदर फुर्ती हो, ऐसा नहीं हो सकता। 24 आवर तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहती, चाहे मैं पूरा दिन अच्छी बुक्स और थेरेपीज में गुजार दूं। ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेटेड की तरफ मत रहें। आप ये देखेंगे सेल्फ मोटिवेटिंग मोटिवेटेड पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी है या नहीं। ठीक है। हम समझते हैं कि हर टाइम खुश रहना मोटिवेटेड है, नहीं। आप ये समझे कि उस मकसद पे जिस पे आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, क्या आप उस मकसद पे कंसिस्टेंट है? अगर कंसिस्टेंट है तो इट्स मीन यू आर मोटिवेटेड। ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी कभी कभी गैप कर जाती है, क्लैश कर जाती है, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। कहीं भी नहीं लिखा कि 24 घंटे फुर्ती के साथ बैठे रहो, खुश बैठे रहो, मोटिवेटेड रहो। रोना है तो रोना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप तो मोटिवेटेड हो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अपने सारे इमोशंस को, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, बैठ के रोना, अपने हाथ से ही अपने आंसू साफ करना, और खुद को ये बताना कि भाई इट्स ओके, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारे फेजेस होंगे, लेकिन इन सब से निकलना है, इनमें फंसना नहीं। ठीक है। और डोमिनेंट पर्सन क्या होता है? आपको पता है कि डोमिनेंट पर्सन क्या करना चाहता है? वो आग लगाना चाहता है। ठीक है। वो आपको ये रियलाइज करवाना चाहता है कि तुम में ये चीज वाकई ही है जो मैं कह रहा हूँ। और मैंने आपको भी बताया है कि एक ओपिनियन के पीछे क्या क्या चीजें हैं: एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास, इंटरेस्ट, फैमिली। ठीक है। और कितनी सारी चीजें हैं। तो आपने ये जरूर देखना है कि वो जो पर्सन आपको गलत साबित करने पर तुला हुआ है, क्या वो इतना इमोशनली हेल्दी है कि उसकी बात को मद्देनजर रखा जाए। ठीक है। जब आप एक थेरेपी में होते हैं या एक हेल्दी कम्युनिकेशन में होते हैं, किसी से राय ले रहे होते हैं, तो सामने वाली बात को वैल्यू देती है ना कि हाँ भाई ऐसा है। अब एक पर्सन चीख चीख के कह रहा है आप बुरे हो, आप बुरे हो, आप बुरे हो, आप मान लोगे? मुझे बताएं इरफान, आप मान लोगे? और अगर आप मान लोगे तो क्या ये वाकई ही इतना सस्ता सौदा है कि आपको मानना पड़े? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। आगे है हाउ टू कंट्रोल डोपामिन्स। अच्छा, ये डोपामिन्स वाला जो है ना, ये हम एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है। एपिसोड 2 या एपिसोड 3 की तरफ आएंगे। आई हैव अ क्वेश्चंस अबाउट EI। हाँ जी वजीहा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जी। हाँ जी, हाँ जी वजी। मैम इमोशनल इंटेलिजेंस से हमारे लाइक रिलेशनशिप्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन इससे के हाउ ब्रेन वर्क्स, इससे ये हो सकता है, ये पता चल सकता है कि लोगों के बिहेवियर से उनके थिंकिंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, ताकि हम्म जब डिबेट्स या कन्वर्सेशन में मैं लाइक अपने पॉइंट्स उस बेस पे उनको उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए वैसे मैं लाइक समझ तैयार गई। किए जा सके। हाँ मैं समझ गई। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस क्या इस तरह से हो सकते हैं कि सामने वाले को परख सके, हम समझ सकें कि किस इमोशनल स्टेट में है, वो क्या कहना चाह रहा है या वो क्या सोच रहा है? यही सवाल है। जी, और देखो, क्या लाइक मैं उसके हिसाब से लाइक वर्ड्स और सेंटेंसेस बना सकता हूँ कि मैं ये बोलूंगा तो इससे लाइक हाँ मैं हाँ अपना। बिल्कुल। बिल्कुल। अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको टॉन्ट करना है, ठीक है, या नहीं कि आप पे मैंने कोई भी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट करना है, मैंने आपसे कहना है कि आप इस चीज में अच्छे नहीं लग रहे, मैं डायरेक्टली भी कह सकती हूँ ओहो कितने फजूल लग रहे हो। ये मेरा जुमला है। ये आप पे कैसी इंप्रेशन डालेगा, किस इमोशन में आपको ले जाएगा? आपको लगेगा कि मैं एक ट्रॉमेटिक सी स्टेट में हूँ, आप फौरन से अपने आप को देखना शुरू कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि आप इस लिबास के ऊपर थोड़ी सी टाई कर लेना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको फील नहीं होगा कि ये बात, हालांकि शायद हो सकता है कि आप बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये बात ऐसी थी। तो जो देखिए, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन पता क्या करता है? वो खुद से बहुत एहतियात से बात करता है। ठीक है। खुद से बहुत एहतियात से बात करने से मुराद ये है कि वो बहुत एहतियात से ये देखता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस चीज पे रिएक्ट कर रहा हूँ।
उसे ये पता है कि ये चीज, ये रिएक्शन, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो बहुत स्ट्रेस में है, वो जाके सिगरेट पीना शुरू कर देता है। अब ये उसका डिसीजन उसके इमोशंस पर बेस्ड था, लेकिन उस पर कंट्रोल कर सकता था। वो चाहता तो वुजू करके कुरान पढ़ लेता, ठीक है, वो चाहता तो किसी के पास बैठ के बात कर लेता। ये उस पर डिपेंड करता था। यानी कि जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे होते हो ना, तो सबसे पहले आप खुद पे काम करना शुरू कर देते हो। और देखिए, जब आप खुद पे कर रहे हो, एज एन पर्सन आप खुद को समझ रहे हो, एज एन ह्यूमन आप समझ रहे हो, तो जैसे फीलिंग्स हमारे अंदर होती है ना, हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं, खुशी में फैसला कर देते हैं, खुशी में हक दे देते हैं, या क्लैप कर देते हैं, या शाउट करते हैं, ऐसे ही सामने वाला करता है। जितना ज्यादा बेटर आप खुद को अंडरस्टैंड करोगे, ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा बेटर आप सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करोगे। मिस्टर गुफ्ता, क्या कहते हो आप इस पे? मिस्टर गुफ्ता को मैंने खुद ही खामोश करवाया है, डोंट वरी, मिस्टर गुफ्ता नहीं आगे सेशंस में बोलना है। हाँ जी, मिस्टर गुफ्ता, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जस्ट अ मिनट, मैं देख लूँ। मिस्टर गुफ्ता भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा, तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप खुद पे वर्क करेंगे, अपने इमोशंस को एनालाइज करेंगे कि एज एन पर्सन, एज एन ह्यूमन, मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ मुझे रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं रिएक्ट करना, बिल्कुल एज एन पर्सन ऑपोजिट पर्सन को भी एनालाइज करना इतना ही आसान है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना बहुत काम होना चाहिए। यानी कि आप सामने वाले को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे सामने अगर मेरी ही कोई फ्रेंड बैठी है और मैंने उसको बताना है कि आप इस चीज में गलत हो या आप ये गलत कर रहे हो, तो मैं उसे डायरेक्टली नहीं कहूंगी कि हाँ ये कैसे कर दिया तुमने, नहीं। यानी आपकी टोन, आपका लहजा और आपका लफ्जों का चुनाव सामने वाले को उस बात की नजाकत समझाता है, ठीक है। आप जितना कामली उसको प्रेजेंट करोगे, बड़ा सा बड़ा मसला भी छोटे से छोटा लगता है। आप मानते हो इस चीज को वजी? जी। ठीक है, तो बात यह है कि आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के किसी भी लेवल पे हो, चाहे अभी स्टार्टिंग है, चाहे बहुत अच्छे हो, तो आपको ये अच्छे से पता है कि आपके चेहरे के रिएक्शन तो बाद में आएंगे, लेकिन आपका जो टोन है ना, यानी आपकी बातों के साथ जो आपका लहजा इस्तेमाल हो रहा है, वो सामने वाले को बताएगा कि आप भी कितने इमोशनल इंटेलिजेंस थे, और सामने वाले को तो फिर आप जो असर दे रहे हो वो दे ही रहे हो, ठीक है। तो किसी तरह का भी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, या किसी को रिजेक्ट करते हुए, या किसी भी तरह की बात सामने वाले के सामने रखते हुए, आपने अपने लहजे को भी काम रखना है, पॉजिटिव रखना है, और इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला ये मत समझे कि वो कोई हिटलर है, ठीक है, या उसको ये मत समझे, वो ये मत समझे कि उसकी जात कोई कमतर है, ठीक है। आप उसको पॉजिटिव वे में हर चीज बताओगे, हर चीज के दो पहलू। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। हाँ, अगर सामने वाला बहुत सेंसिटिव है, तो आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है। यानी एक बच्चा होता है, उसको हमने उसकी गलती का एहसास दिलाना, तो हम किस लाड प्यार से समझाते हैं, लेकिन अगर बड़ा है तो उसको हम किस तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, और आप ये कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। ये ना हो कि एक सिचुएशन में सामने वाला आपके सामने रो रहा है और आप खुद ही उस चीज पे काबू नहीं पा रहे, तो आप उसको क्या समझोगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुद पे काम करें। एज एन ह्यूमन जितना आप खुद को समझेंगे, ऑटोमेटिकली उतना ही आप सामने वाले को समझेंगे, ठीक है। अगर हमें छोटी छोटी बातों पर आंसू आ जाए, तो हमारा इमोशनल स्टेट क्या है? छोटी छोटी बातों पर आंसू आने में भी ना, ये भी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर आंसू इस बात पर आते हैं कि अम्मी ने आपको डांटा है, और आप उनको क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, ठीक है, और शाउट करते करते, अपनी सफाई देते देते आप रो रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जब हमें बचपन से ट्रेन नहीं किया जाता कि हम अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के सामने रख सकें और हमें कोई इमोशनली सपोर्ट दे सके, तो हम फिर ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। हमें अपनी सफाई भी देनी होती है ना, हम सच्चे हैं, हम तब भी रो रहे होते हैं। हमने कुछ मांगना भी होता है तो हमारा गला रुंधला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, बचपन से हम इस चीज में ट्रेन नहीं हुए। और इसका एक ही कह लें कि इसकी टिप है, वो ये कि आपने स्टार्टिंग करनी है छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बचपन से इस चीज में थी, मैं भी कुछ अरसे पहले ऐसी ही थी। और लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी, कि पहले मैंने छोटी छोटी ज़रूरियात कहना शुरू की, ठीक है, जैसे छोटी छोटी चॉइसेस के बारे में बात की। मुझे इतना होता था कि अगर मैंने कोई चीज़ सही करवानी थी, कुछ खराब हो गया ना घर में, तो मुझे लगता था अगर मैं अपने बाबा को ये बात कहूंगी तो मुझे रोना आ जाएगा, ओहो, ऐसे लगेगा जैसे कि मैंने तोड़ी है, हालांकि वो चीज़ मैंने नहीं तोड़ी। पता नहीं, एक स्ट्रेस होता था। तो फिर बैठ के मैंने पूरा सिनेरियो बनाया, यानी बैठ के खुद से कम्युनिकेट किया कि मुझे ये जुमले बोलने हैं। अगर वो मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि ऐसे नहीं ऐसे है। और यकीन करें, तन्हाई में बैठ के भी रोना आया, हालांकि कोई सामने नहीं था। लेकिन बार बार इस चीज को जब भी मैंने किसी के साथ इंगेज किया ना, तो ये चीज खत्म हुई है, ठीक है। तो जब भी आपकी अपनी छोटी छोटी बातों पे बात करते हुए आंसू आए ना, तो आप समझ लें कि उस चीज को लेकर या तो आप बहुत सेंसिटिव हैं, या तो वाकई ही उस टॉपिक पे आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन की जरूरत है।
ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ, कल ही मैं अपनी कज़िन के पास गई हूँ और वो मुझे पता है क्या बोल रही है? वो मुझे बोल रही है, "ज़ोहा, वैसे तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कमी रह गई है।" और ये बात करते हुए वो रो रही थी। ठीक है? और वो हँस रही है, यानी हँस भी रही है, उसका गला रुंधला गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? क्यों था ये? क्योंकि बात ये नहीं थी कि उसके पेरेंट्स में कमी रह गई है, बात ये है कि इमोशनली डिस्कशन हमने कभी की ही नहीं है। हेल्दी कम्युनिकेशन हमने की ही नहीं, कभी हमने नहीं इस मौज़ू पे बात की कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मैं अब वो बात करती हूँ कि थेरेपिस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास बैठ के हम रोते हैं। हम उसको बताते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में ये फ़ील कर रहा हूँ, आप मुझे बताएँ कि मैं क्यों फ़ील कर रहा हूँ। अम्मी के सामने बैठ के आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है? अम्मी कहेंगी मोबाइल चलाओ, ठीक है? वो आपको सिर्फ़ एक ही बात बताएँगी। तो बात सिर्फ़ ये आ जाती है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को कम्युनिकेट करते हुए रोना शुरू कर दें या फिर बहुत कोई पुराने एक्सपीरियंसेस को बयान करते हुए हमारा गला रुंधलाना शुरू कर दिए, तो समझ लें कि वो ट्रॉमा आज भी आपके अंदर ज़िंदा है। आप अभी भी उसे हील नहीं कर पाए, ठीक है? और आपको ज़रूरत है हेल्दी कम्युनिकेशन की, जो आप थेरेपिस्ट के साथ कर सकते हो, एक अच्छे दोस्त के साथ कर सकते हो, किसी काउंसलर के साथ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये ज़रूर करना चाहिए ज़िंदगी में। हालाँकि देखिए, मैं थेरेपीज़ दे रही हूँ, लेकिन मैं आज भी थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ। ठीक है? और 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे जिनके पास मैं जाती हूँ, सर अब्दुल मन्नान, और उनके पास मैं इस स्टेट में नहीं जाती कि आज मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे उनके पास जाना है, नहीं। मैं उनके पास बहुत खुशी के स्टेट में भी जाती हूँ और सिंपली उनको बैठ के बताती हूँ कि ये हुआ, ऐसा करना था, यानी कि एक सिर्फ हेल्दी कम्युनिकेशन होती है वो, ठीक है? थेरेपिस्ट कोई आपका दिमाग के पुर्जे सेट नहीं कर रहा होता, वो बैठकर उस मौज़ू पे बात करता है जिससे हम आम जो है वो जिस तरह अभी हम बात करें, ठीक है? ये एक वो टॉपिक है, हम अम्मी-अब्बू से बैठ के बात नहीं कर सकते इस चीज़ पे। ठीक है? बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं और वो बात करेंगे हेल्दी कम्युनिकेशन। लेकिन इसलिए कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के साथ भी और खुद को हील करने के लिए। व्हाट आर द फैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? अच्छा, फैक्टर्स में हमने ये तो देख लिया था कि इन्फ्लुएंस कैसे करता है, लेकिन अभी ये नहीं देखा है कि हमने किस तरीके से इसको हील करना है। अच्छा, मैंने ना फर्स्ट सेशन में ये भी थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लिया था कि किस-किस तरह के क्वेश्चन है, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे ना सिर्फ़ उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एपिसोड 2 में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अब्यूज़िव पार्टनर या अब्यूज़िव फैमिली से हमने कैसे निकलना है, इसको कैसे मैनेज करना है, टॉक्सिक पेरेंटिंग को कैसे मैनेज करना है। तो अभी मैंने चाहा था कि बस ओवरऑल क्वेश्चन आंसर हो जाए, थोड़ी कंक्लूजन्स हो जाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम मेजर टॉपिक्स की तरफ आएँगे, ठीक है? हमने फर्स्ट में तो ही ना सब कुछ डिस्कस कर लेना, फिर बच्चे कहेंगे कि सेकंड में तो शायद कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? अभी के लिए मुझे बताएँ कि जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, कुछ समझ आया, क्या समझ नहीं आया? और जितना ये हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, उस हवाले से आपका कोई भी सवाल है, तो मुझे बताएँ। जी, नादिया, आपने माइक ओपन किया? ठीक है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके भी कर सकते हो, आप चैट बॉक्स पे भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इनफ है, आज के लिए क्लैरिटी मिल गई, हम इतना ही डाइजेस्ट कर सकते थे एक टाइम में, क्योंकि देखिए सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप मैं एक बात करूँगी, आपको पिछली भूल जाएगी, ठीक है? इसलिए उतनी ही बात करनी है जितनी हम डाइजेस्ट कर सकें। अगर अपना थेरेपिस्ट अल्लाह को बना लिया और उनसे ही बात करें तो काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये तो वो वाले थेरेपिस्ट हैं जो फ्री में मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, आई थिंक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा होगा। लेकिन बात ये आती है कि देखिए, अब हम पता है क्या समझते हैं, जब हम दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला से कि मुझे फलाँ चीज़ चाहिए, मैं फलाँ मसले में फँसा हुआ हूँ, तो या मुझे इस तरह से कर दें, तो अल्लाह ताला ने तो ज़मीन पर उतर के हमारा हाथ नहीं ना पकड़ना कि आ जाओ इस गली से नहीं टर्न लो, इधर गारा है या इधर कीचड़ है या इधर कोई स्टॉर्म्स है, नहीं। अल्लाह ताला क्या करेंगे? किसी न किसी इंसान की जगह, यानी किसी न किसी इंसान के ज़रिए आपकी रहनुमाई कर देंगे। कभी कुरान पाक में कुछ आपको पढ़ा देंगे, कभी किसी दोस्त से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा, किसी ऐसी सेशन में आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएँगी जिसका सवाल आपने अल्लाह से माँगा था, जवाब आपने अल्लाह से माँगा था, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको कुछ मिल रहा है, तो ज़रूर ये एनालाइज़ किया करें कि क्या आपने ये अल्लाह ताला से माँगा था? अगर तो माँगा था तो बहुत शुक्रिया अदा करें, लेकिन अगर आपने ये नहीं माँगा था ना और आपको ये टोकन मिल रहा है, फ्री टोकन, तो उससे भी ज़्यादा शुक्र अदा करें, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है? और इसकी कदर करें। कैन आई अनम्यूट नाउ? बिल्कुल आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है फैसल भाई। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मेरा जी, जी। क्वेश्चन आपसे नहीं है, ऑडियंसेस जो है हमारे साथ उनसे है। आपने भी पूछा ना कि किसको क्या-क्या समझ में आया, तो नहीं क्या नहीं समझ में आया, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब हुँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऑडियंस बताएगी कि
What is emotional intelligence? Who are you? Importance of knowing you. Why there's a need to be emotionally strong. और अनम्यूट करके आप लोगों ने बताना है जिसको समझ आया है अच्छे से। एक बुलेट पॉइंट में सिंपल डेफिनेशन बतानी है आप लोगों ने। सही है। ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी की मेंबर्स है ना, इनका एक मसला है, ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो इनका आज टेस्ट मैंने इस वजह से भी लेना है। जरूर जरूर टेस्ट लें जरूर। इतना बड़ा सेशन देने का क्या फायदा, अगर मुझे ही नहीं पता हाँ, चलेगा किसी को चलिए समझ आ बताए रही है या इसको क्या समझ में आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? 1 घंटा हो गया, मुझे नहीं। कोई समझा नहीं। कोई भी पर्सन बता दे, कोई ये टेस्ट नहीं है, ठीक है, बस आराम से बता दें, गलती भी होगी तो हाँ इट्स हाँ, ओके, हम सब लर्न करें। अभी ठीक है तो तो आप। ट्रिगर कर रहे हैं, अभी हाँ समझे जी, इन हाँ लोगों जी। ने ट्रिगर करना। हाँ जी, हाँ जी, फिक्र नहीं करनी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि बच्चे सेशन से भाग जाएं। हाँ जी, कोई भी बताना चाहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि आप इसको अनम्यूट करके बताएं, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बस मैं थोड़ा-सा बताना हाँ जी, हाँ चाहूँगी जी। ये है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो कि हमारी पसंद की समटाइम्स नहीं भी होती, हमें हम्म फेस करनी पड़ती हैं अचानक से, तो वहाँ पर हमने अपने आप को किस तरह काम डाउन रखते हुए अपने बिहेवियर को और अपने रवैये को और गुस्से को काम डाउन रखते हुए और किसी किसी को भी ओवरकम होने नहीं देना अपने ऊपर और दूसरे की बात को बहुत अपनी भी बात दूसरे तक बड़े मैनेज काम तरीके डाउन से होकर जी पहुंचाएं। मैनेज करके जी बिल्कुल इस तरह नहीं करनी है कि हम उनके बात से उनके लहजे से गुस्सा खा जाएं या वो हमें आप ये समझ लें कि वो हमें किसी भी तरह मोल्ड करे मेरे पास स्पेसिफिक वर्ड नहीं है या ये जी जी, समझ लें मैं कि मैं समझ गई हूँ बात आपकी डिलीवर नहीं कर पा रही बट मैं बात। आपके कोई मसला पॉइंट को नहीं। समझ गई हूँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल। किसी को भी इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी कि मैं इस बाउंड्री अपने दाएं बाएं एक बाउंड्री क्रिएट कर लूंगी हम्म जिससे मैं किसी को भी ये राइट नहीं दूंगी कि वो मुझे चाहे तो गुस्सा दिला ले चाहे तो बहुत ज्यादा हैप्पी कर ले चाहे तो मुझे बिल्कुल रुला बिल्कुल। दे नो मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए अपनी उस सिचुएशन को डील करने की कोशिश करूं बिल्कुल। सबसे शॉर्ट मैं बस यही बता सकती थी बट मैं एक्सीलेंट बहुत अच्छे से आपकी बात एक्सीलेंट। समझ गई हूँ अब थैंक मैं यू इस सो मच। अब, बहुत शुक्रिया आपका बट मैं आपसे कुछ और भी पूछना जी जी चाह रही थी जी मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही थी कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी क्योंकि मेरे क्वेश्चन के लिए जरूरी है आपको पता हो जी जी। मेरी बहन है उनकी पहले भी शादी हुई थी हम्म मुझसे बड़ी हैं और 9 साल उनकी शादी रही थी और इशू यही रहा था कि हस्बैंड उनके बाहर हैं दूसरे दुबई में होते थे और वो यहाँ होती थी और हम्म, हमने शादी पहले करना नहीं चाह रहे थे कि बाहर है लाने ले जाने का आपको पता है जो जी जी जी। इश्यूज होते हैं हाँ जी जी। ससुराल वाले जाने नहीं देते हैं और बस शादी पे झूठ बोल के कर लेते हैं और पता नहीं क्या हम्म। क्या वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बट इशू ये रहा कि 9 साल तक हम सरवाइव करते रहे इस चीज पे कोई खर्चा नहीं वो उठाते थे कुछ भी नहीं हमारी बस एक ही डिमांड थी कि आप बहन हमारी को अपने साथ रखें खाने को दें ना दें और वो कोई डिमांडिंग भी नहीं थी किसी तरह की उसने बहुत सख्त टाइम भी काटा बहरहाल इन शॉर्ट ये हुआ कि वो रखना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को आगे चलाना था भाइयों की शादी करनी थी बहनियों की शादी करनी थी ठीक है। 9 साल उसकी जिंदगी के जाया हुए 3rd ईयर में थी जब उसकी शादी हुई हम्म उसके बाद बहुत टफ टाइम काटा हमने बहुत ज्यादा टफ बहुत उसको संभाला किया उसने बीए किया फिर उसने मास्टर्स किया फिर उसने जॉब की संभली किया बहुत कुछ अब आके उसकी मेरी माशाल्लाह शादी को 14 साल हो गए 3 बच्चे हैं मेरे और मेरे ही ससुराल में एक रिश्ता था वो भी बाहर होते हैं वहां पर हुआ फोर्स पता नहीं क्या अल्लाह की मर्जी से बेशक वैसे तो हुआ बट मैं आपको जो अपने टॉपिक क्वेश्चन पर आऊंगी वो ये है कि अब दोबारा से वही सिचुएशन है कि हस्बैंड उसके बाहर उसको लेके जाना नहीं चाहते हैं हम्म और जबकि पहले उन्होंने बहुत फोर्सफुली हमने इनकार कर दिया था कि हम शादी करना ही नहीं चाहते हैं बट हम्म उन्होंने कहा नहीं मैं तो लेके भी चले जाऊंगा मेरा कोई इशू नहीं है ये है फलां है ठीक है बट अब सब इशू आ रहे हैं हर तरह की हम्म, अब्यूजिंग लैंग्वेज भी वो यूज करते हैं उसे दुनिया से कट ऑफ कर रहे हैं बहन भाइयों से कट ऑफ कर रहे हैं वालिदैन से कट ऑफ कर रहे हैं भाई कोई नहीं है मेरा मेरे वालिदैन उनके साथ रहते हैं 5 महीने हैं हम मैं सब ब्याही हुई हैं बाहर ही हैं हाँ, तो मैं समझ मकसद गई। ये कि वो इतनी बुरी सिचुएशन में दोबारा से फंस गई है कि मैं उसकी हम्म हेल्प भी करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर अगर पाती अगर आप एक बार किसी कुएं में गिरते हो और दूसरी बार निकल आते हो, तो दूसरी बार गिरने के बाद क्या सोचा जाता है, वहीं छोड़ देंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती बिल्कुल बट भी मैं छोड़ना चाहिए ही नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर अल्लाह ताला एक बार टेस्ट ले रहे हैं, इट्स मीन टेस्ट ले रहे हैं, दूसरी बार ले रहे हैं तो टेस्ट ले रहे हैं। इट डजंट मीन दैट कि आप ये सोचो कि हम पास नहीं हो सकते तो फंसा के रखेंगे। ठीक है,
जी, आपको अगर हर जेन्युइन देखें, ये रिलेशन वो वाले नहीं है कि खरीद लिया, ठीक है? जी, जी, आपको पता है बिल्कुल। ये वो रिलेशन है जहाँ दोनों को लेके चलना पड़ता है, लिबास, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो जब आपको लग रहा है हर तरीके से पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर ली, फैमिली को इन्वॉल्व करने के बाद वो चीज़ें उस तरीके से एग्री नहीं हो रही, तो प्लीज़ उनको वहाँ ज़ाया मत करें, जी। ठीक है? उनको वहाँ से मैं सेपरेट यही करें। आपसे मशवरा करना चाह रही थी कि मेरी ये थिंकिंग थी कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बुरी तरह बहुत बहुत डिस्टर्ब हुई थी, हमने बहुत चीजें फेस की, हम बहुत हुँ, परेशान रहे। मैं वो बता भी नहीं सकती क्या क्या। बट अब मैं देख रही हूँ कि दोबारा से वो फेज आ रहा है और आ चुका है, हुँ, और वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, और बस हुँ। अकेले खुद को रख के और देखें, रोती है जब और जब है। हम आज़माइश अपनी खुद लंबी करते हैं ना, जैसे कि अब हमने खुद को खुद स्टक किया हुआ है, हमारे हाथ में है कि हम निकल सकते हैं। तो असल में जब हम अपनी आज़माइश खुद लंबी कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी खुद वर्थ कम कर रहे हैं, ठीक है? जी, सामने वाले को जी, तो बता ही रहे हैं कि हम इतने नकारा हैं, या हम इतने मतलब फ़िज़ूल में हैं कि आप जैसे लेके चलो चलेंगे, या हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, आपसे भीख माँगेंगे। आपको पता है कि वो वाला पर्सन नहीं है, जो जी, इन जी, सारी चीज़ों पर आएगा। तो फिर सामने वाले यानी आपकी जो भी सिस्टर हैं, उनको इस चीज़ पर लेकर आएँ कि वो बहुत वर्थी हैं, ठीक है? उनकी लाइफ़ बहुत वर्थी है, शादी दुनिया का आखिरी मकसद नहीं है, जी, बिल्कुल। ठीक? ये बहुत अहम चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सारी चीज़ें उनके साथ अगेन एंड अगेन हो रही हैं, तो हम उनको कहें कि एन्जॉय करो या वेट करो, ठीक है? जी, ये नहीं। आपने उनको निकालना है, ये सारा अल्लाह का टेस्ट है। अगर एक के बाद 2 आ सकता है, तो दूसरे के बाद तीसरा भी आ सकता है, जी, ठीक है? तो ये चीज़ जी, उनको रियलाइज़ करवानी है, उनकी वर्थ से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता निकाह। उनको इस चीज़ से हम्म। निकालें जितना जल्दी हो सकता है। जी मिस, थैंक यू वेरी मच, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। शुक्रिया। मैं बस थोड़ा सा डाउटफुल थी इस चीज को, आया मेरा ये डिसीजन ठीक होगा कि नहीं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं, था कि बिल्कुल मैं ठीक ये हो। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी पे। बात ये है कि वही वाली बात है, हमारे पेरेंट्स के अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो राइट हुँ, टाइम पर राइट डिसीजन लें, और बिल्कुल। स्टिल वो भी यही करके बैठे हुए हैं कि चलो जो अल्लाह की मर्जी। बट ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, नहीं, मुझे नहीं, नजर आ रहा नहीं, है ये इसमें अल्लाह की हमने खुद मर्ज़ी हार्ड नहीं है। वर्क करना है, खुद हुँ, निकलना है इसमें से। बिल्कुल, बिल्कुल, हम ही इंसान ही लेते हैं, तो बिल्कुल। उनको ठीक करने के लिए भी जितनी जल्दी हो सके हुँ, रियलाइज़ करके तो स्टेप लेना शुरू कर देना चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियाँ मोस्ट आपको वेलकम, जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। मोस्ट थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो सिंपली अपने इमोशंस को हाँ जी, जो आप सबने आंसर्स दिए हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। और अच्छा, ये जो भी आ रही थी, हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस एंड हाउ टू हैव एन हेल्दी कम्युनिकेशन। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब भी आप जो फ़ील कर रहे हो ना, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बारे में कुछ नेगेटिव फ़ील करती हूँ, तो मैं 2 कॉलम्स बनाती हूँ। एक जगह पे लिखती हूँ कि मैं क्या नेगेटिव फ़ील कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे मैं उसका हल ढूँढने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अगर मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में मैंने अच्छा प्रेज़ेंट नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेशन को ले लें, अगर मुझे लग रहा है मैंने इसमें अच्छा प्रेज़ेंट नहीं किया, तो मैं सेकंडली क्या चीज़ उसमें, यानी कि अपोज़िट साइड पे मैं क्या लिखूँगी? मैं ये लिखूँगी कि इसको बेटर कैसे बनाया जाता है, ठीक है? मैं इसको क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इसको बेटर बना सकूँ। आप अपनी ज़िंदगी में ना 2 असूल बना लें, माज़ी का गम और आने वाले कल की फ़िक्र। ये 2 चीज़ें आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, ठीक है? जो गुज़र चुका उसे गुज़ार दें। जब तक आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, प्रेज़ेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है? और वो आने वाला कल जिसका आपको इल्म ही नहीं है, उस फ़िक्र को अपने ऊपर सवार कर इमोशनल लेना और प्रेज़ेंट इंटेलिजेंस मोमेंट लेक्चर में हो गया गलत सेकंड वाला। डिसीज़न्स लेना भी जो है वो गलत है। अरसलान महमूद माइक ऑफ कर लें, ठीक है? अच्छा, लाइबा आपने ये सवाल किया था कि हम इस फीलिंग से कैसे निकल सकते हैं कि अगर हमने किसी के साथ कोई बात शेयर कर दी है और हमें ये अब ज़हन में बात आ रही होती है कि वो हमें जज करेगा। पहले तो जज करने वाला जो है, ठीक है? आप पहले ये किसी से भी कोई भी बात शेयर करते हुए ये ज़रूर देखें कि सामने वाले का ज़र्फ़ कितना है, ठीक है? अगर वो अपने आप को एट वर्स्ट कबूल कर सकता है ना, यानी अपनी गलतियों और अपनी ख़ामियों को कबूल करने की हिम्मत रखता है, तो आप उसको अपनी ख़ामी बताएँ। अगर वो खुद को भी सिर्फ़ बढ़ा-चढ़ा के अच्छाइयाँ ही बयान करने वाला पर्सन है ना, और वो खुद की ख़ामी को कबूल नहीं कर सकता, तो आप उसको अपनी ख़ामी, अपनी वीकनेस भी मत बताएँ, ठीक? लेकिन अगर आपने बता दी, तो इट्स ओके। अगर आप ना बताते, तो आप लर्न ना करते, ठीक है? कुछ एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कुछ गलतियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अंधेरे में जाने के बाद रोशनी का जो है वो हमें कह लें कि उसकी वर्थ मालूम होती है, ठीक है? तो गलती करने के बाद ही हमें ये समझ आता है कि दोबारा ये गलती नहीं होनी, बस आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपकी उस जो भी आपका वो एक एक्सपीरियंस है या आपका जो राज़ है, उसकी हिफ़ाज़त अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। बस आपने अब फ़ोकस करना है अपनी गलती को सुधारने पे, ठीक है? मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन ये तवक्कुल होना चाहिए कि गलती की है ना, तो अल्लाह ताला सँभाल लेंगे। किसके दिल में कब कितनी मोहब्बत और नफ़रत डालनी है, और कब आपकी किस राज़ की कहाँ हिफ़ाज़त करनी है, ये सब अल्लाह ताला करेंगे। आप इसकी टेंशन मत लें, ठीक? और बिल्कुल पुरसुकून होके अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें।
मिस शगुफ्ता को भी सुन लीजिएगा। मिस शगुफ्ता अभी ऑनवर्ड हमारे साथ सेशंस पे होंगी, उनको कुछ अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ गया था, उनका टेक्स्ट मुझे आ गया था। गिल्ट और शर्मिंदगी से कैसे निकला जा सकता है? अच्छा, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस इसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, गिल्ट क्या होता है? गिल्ट उस चीज का होता है या तो जो हमने कर लिया या जो नहीं कर पाए। ठीक है, जो कर लिया तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं तो पूरी स्ट्रगल करें, पूरी स्ट्रगल करें, गिल्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी कबूल करें, जैसे हमें अच्छा कबूल करना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बुरा कबूल करना नहीं आता। ठीक है, कहते हैं ना कि बहादुर वो नहीं होता जो खुशी के मौके पे खुश रहता है, बल्कि बहादुर तो वो होता है जो गुस्से के मौके पे भी, बुरी सूरत हाल में भी अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखता है। तो बिल्कुल हमें हर तरह से बिहेवियर जो है ना वो अपना पॉजिटिव रखना है, हर तरह से जो है वो अपने आप को मैनेज रखना है, कि अगर हम अच्छा कबूल कर सकते हैं तो बुरा भी तो कबूल करें ना। कहीं भी नहीं लिखा कि अच्छा 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 सब आएगा। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, अगर किसी से आप अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसकी डांट भी कबूल करें। ठीक है, अगर आप किसी से ये चाहते हैं कि ये मेरा अच्छा दोस्त रहे तो उसकी डांट डपट और उसकी वो नेगेटिव साइड को भी कबूल करें। ठीक, तो गिल्ट ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। और शर्मिंदगी, ये भी इसी चीज का नाम है कि आप शर्मिंदा हो जाते हो कि शायद मैं इसके सामने दोबारा सर नहीं उठा सकूंगा, लेकिन यकीन करें, दिलों में मोहब्बतें और दिलों में फिक्र, दिलों में नफरतें, ये सारी चीजें अल्लाह ताला डालते हैं, कब किसके दिल में क्या होगा। सो डोंट वरी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गलती को अगर आप खुद कबूल कर लेंगे ना, तो सामने वाले की जरूरत नहीं होगी कि आपका वो वीक पॉइंट आपके सामने रखे। लेकिन अगर आप खुद अपनी गलती से भागेंगे, उसे कम्युनिकेट करने से डरेंगे, तो आपको बार बार शर्मिंदा किया जाएगा। ओके, ठीक है लाइबा, इज दैट क्लियर? सब्र कब और किस सिचुएशन में करना है? सब्र आपको तब करना है जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अगर हाथ हिलाने से हवा नहीं आ रही तो सब्र करना है। ठीक, जहां जहां आप कोशिश कर सकते हो, यानी एज एन पर्सन, एज एन ह्यूमन बीइंग, आपकी एक इन्वेस्टमेंट आपका एक स्टेप चेंजिंग लाएगा, आपको वो करना है। लेकिन जहां आपको पता है कि ये चेंजिंग नहीं आ सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली सारी चीजें स्टॉप हो गई, अब आपको नहीं पता कि सरमायाकार क्या है, तो आपको सब्र करना है, यकीन रखना है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं इस चीज को बेटर कर सकता हूँ, इधर से ये चीज रिपेयर हो सकती है, फलां बंदे से बात करने से ये चीज बेटर हो सकती है, तो वहां सब्र नहीं करना, वहां मोजज़े का इंतजार नहीं करना, वहां मोजज़ा बन के उतरना है, यानी खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, निग्लेक्शन से कैसे डील किया जाए? अच्छा, निग्लेक्शन जो है ना, दैट्स ऑल्सो अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन क्या था? अच्छा, हम 8:30 पे ये सेशन एंड कर देंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर इसको रिकॉर्डिंग सुनते हुए सबको जो है वो बहुत प्रॉब्लम होगी कि बहुत लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अच्छा, निग्लेक्शन से हमने कैसे डील करना है? देखिए, निग्लेक्शन क्या होती है, आप मुझे बताएं, अगर इस पूरी दुनिया में सारे इंसान एक ही रंग को पसंद करें, एक ही रंग को, तो क्या इस दुनिया में बाकी सारे रंगों की वैल्यू होगी महविश? बताएं। नो मैम, लेकिन नहीं होगी नो, ना। ऐसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है ना, बाज़ बात आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आप लॉन्ग टर्म एक ऐसे ट्रॉमा में होते हो, या मतलब आप कॉन्टिन्यूसली निग्लेक्ट फील करते हो, तो आप एक एक इमोशनल स्टेट में जाते हो, जैसे आपको वर्थलेस फील अच्छा होने लगता है अपने अच्छा, आप को। ये निग्लेक्शन है या रिजेक्शन है? निग्लेक्शन और रिजेक्शन आपको ऐसे साइमल्टेनियसली फील करवाया जाता है। आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जिसमें कॉन्टिन्यूसली आपके साथ यही, मतलब आपको ओन ही नहीं किया जाता, हम्म। आपके उसको वेलकम नहीं किया जाता, आपके ओपिनियन को, तो आप एक इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हो। तो उस हाँ, वक्त ये फिर उससे होता कैसे? है। हाँ, ये फैमिलीज में होता है कि मोस्टली आपको इतना खातिर में नहीं लाया जाता, ना आपकी बात सुनी जाती है, ना आपको सुनाने का मौका दिया जाता है, तो भी आपने अपनी बात जारी रखनी है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ढीठपन, इट्स अबाउट सेल्फ वर्थी होना। ठीक है, कभी कभी ना सामने वाले को बताना पड़ता है कि भाई हम भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी आप रखते हो। स्टार्टिंग में ना हमारी फैमिलीज में भी अभी तक मोस्टली ये होता है कि जैसे अब कहेंगे कि छोटा बच्चा ओपिनियन नहीं दे सकता, लड़की ओपिनियन नहीं दे सकती, बिल्कुल। जिसकी शादी नहीं हुई वो ओपिनियन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि किसी शादी हुई है वो कामयाब है। देखें, हालांकि सेंस देखें, जिसकी शादी नहीं हुई, अगर वो 27 साल की है ना, वो ओपिनियन नहीं दे सकती, लेकिन अगर जिसकी शादी हुई है वो 23 साल की है ना, तो वो ओपिनियन दे सकती है। ये हमारी सेंस है। ठीक है, जी। तो आपने खुद अपनी वर्थ बनानी है, और अपनी वर्थ तब बनाई जाती है जब आप अपने आप को वर्थी साबित करने के लिए दूसरों से अप्रूवल लेना छोड़ देते हो। अभी जस्ट एन एग्जांपल, आप निग्लेक्शन के वे में हो ना, कि मुझे निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो आप खुद को निग्लेक्ट तो नहीं कर रहे उनके सामने, आप खुद को वर्थी साबित नहीं कर नहीं, रहे ऐसे हो। हम्म। मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू रखो, अपना ओपिनियन रखो, लेकिन हाँ वही बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इसको हमारा सेल्फ वर्दी होना उनके कॉन्टेक्स्ट में डिटाई या रूडनेस के टर्मिनोलॉजी में लिया जाता है। हाँ, आ जाता है, लेकिन उनको बताना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं, ट्रैफिक पुलिस वाले एक बार तो बता देते हैं कि रेड लाइट पे रुकना है,
ठीक है, सबको पता है रेड लाइट पे रुकना है। जी फिर ट्रैफिक पुलिस वालों ने वो साइंस क्यों लगाए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो आपने भी यही समझना है कि जो बात आसानी से नहीं समझाई जा रही या एक बार कहने से नहीं समझ आ रही ना किसी को, आपने कंटिन्यू रहना है। कब किसके दिल में क्या उतारना है वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। आपकी कोशिश खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या रिस्पॉन्स दोगे अल्लाह ताला को कि मैंने बस थक हार के छोड़ दिया कि सामने वाला तो समझता ही नहीं है। ठीक, निग्लेक्ट करना जी ये इसलिए नहीं होता कि आप बाकी वर्थी नहीं हो, इसलिए कि शायद सामने वाला उस नजरिए से चीज को नहीं देख रहा जिस नजरिए से आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो जी अनकॉन्शियसली वो बात सुन रहा है और वो उस पर सोच भी रहा है। ठीक है, तो सामने वाला आपको जी जितना मर्जी ये फील करवाए ना कि आप इस काबिल नहीं हो, आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आपको सुनना समझना ये चीज नहीं है, आपने फिर भी उस चीज को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि सामने वाला तो डिफाइन कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आपकी खुद के बारे में डेफिनेशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक आपने खुद की डेफिनेशन को दुरुस्त रखना है। आपकी डेफिनेशन जो है ना सेल्फ की, आपकी वर्थ की डेफिनेशन वो दूसरों के हाथ में नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक ठीक बताएं मैम, ऐसे इस जॉन। सिचुएशन से डील करने के लिए, इस सिचुएशन से डील करने के लिए जैसे कभी कभार आप मेंटली डिटोरिएट होने लगते हो तो आप थोड़ा डिस्टेंस रखो और फिर से कंटिन्यू करो, तो इज इट हाँ, ओके? बिल्कुल 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 ऐसे ही करना है। जब आपको लगे ना कि आप इमोशनली अब स्टेबल नहीं हो, अब बस हो गई या बर्दाश्त नहीं हो रहा, इट्स ओके, आप मुझसे बात करिए, इट्स ओके। कभी कभी हालात थका देते हैं, लोग वैसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार समझाया जाए। फिर कभी कोशिश करेंगे, इट्स ओके। ठीक है, तो अपने आप को रखना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए आए हैं। सब चीजें तो हमें वैसे नहीं मिलेंगी जैसी हमें चाहिए, तो हमें हर लिहाज से अपने आप को कंफर्ट कर लेने का कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेना चाहिए। वही ठीक है, मैम, इंसान होने का तकाजा है ना कि आप मेंटल वेलबींग कॉस्ट बिल्कुल होने से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर से शुरू कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम। चलें, क्वेश्चन एंड हो चुके हैं, हम सेशन को एंडिंग की तरफ लेके चलें या किसी का सवाल रहता है? मैं ब्रेक दो देख लेती हूँ। ये कंट्रोल डोपामिन्स वाला जो है ना, हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में सब्र करना है या ब्रेकअप में? ब्रेकअप में पता है क्यों? क्योंकि ब्रेकअप वाला खत्म हो चुका है, अब आप नई चीज का इंतजार कर रहे हो। टॉक्सिक में किस चीज का सब्र कर रहे हो? टॉक्सिक में अगर कम्युनिकेशन करने के बाद भी वो टॉक्सिक है तो सब्र नहीं करना, एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, तो टॉक्सिक में सब्र नहीं होता। यानी वहां तक सब्र होता है जहां तक आपको लग रहा है कि मुझे अब सब्र करना चाहिए, लेकिन विदाउट कम्युनिकेशन सब्र नहीं करना, हाथ पांव मारे बगैर सब्र नहीं करना, हाथ पांव मारना है। ठीक, अच्छा लाइबा, जब अगला बंदा भी आपको शर्मिंदगी फील करवा रहा हो, देन वो ऐसे बिहेव शो कर रहा हो और आपको पोक कर रहा हो तो शर्मिंदा होने पर, देन आप उसे कहें कि देखें आप जो करना चाह रहे हैं ना मैं वो समझ रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये काम किया या मैंने ये बात की, ठीक है ये मेरी गलती थी, लेकिन आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब इस मौजू को बार बार दोहराकर हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए शायद ये इतना बड़ा मसला नहीं था। आप उसको क्लैरिटी दें। ठीक, आप उसको क्लैरिटी दें, उसको पता लग जाएगा ये तो मुझे खातिर में नहीं लाता है। बट कोई समझना ही नहीं चाह रहा तो कंटिन्यू नहीं करें? क्या मतलब कोई समझना नहीं चाह रहा तो कंटिन्यू नहीं करें, किस सिचुएशन में हम? हाँ जी बिनिश। जी बिनिश उस्मान, आपने? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असल में ये पूछना चाह रही थी कि जिससे कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं या रिलेटिव्स ऐसे होते हैं अ, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे होते, तो उस सूरत में उनसे कितना डिस्टेंस करना चाहिए कि वो कतई रहमी में भी ना आए, और इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कितना मिलना या कितनी बात करना जरूरी है। और अच्छा। जो बात करना माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बस मैं इससे रिलेट करके एक चीज मेरे ज़हन में बार बार आ रही थी कि जो जी ईमान जी। वाला होता है वो हमेशा कॉन्शियस माइंड में रहता है, तकवे में रहता है। तो जो उसका बिल्कुल। वो तकवा होता है ना, वही इमोशनल इंटेलिजेंस होती है एक ईमान वाले के लिए। और वो अपनी जो भी चीजें हैं उनको कुरान से देखता है, अल्लाह के रसूल की सीरा से देखता है, और जब वो उसको रिलेट करता है और वो कुरान से आंसर मिल जाते हैं कि किस सिचुएशन में उसने खुद को किस तरह से डील करना है। तो क्योंकि कुरान में आपको अपना आप नजर आ रहा होता है, आपको आईना दिखा रहा होता है कि आप कहाँ खड़े हो और आपने कहाँ सब्र करना है, क्या आपका टेस्ट है, और बिल्कुल। किस जगह खामोश रहना है और किस जगह आपने किस तरह से रिएक्ट करना है।
तो हम्म एक कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो तकवे में होता है, जो मुझे कुरान जो समझ आती है, वही इमोशनली इंटेलिजेंट माइंड होता है। तो बिल्कुल बस ऐसा मैंने मुझे समझ आया था इसमें। थैंक यू बिल्कुल सो मच, ऐसा जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये जो आपने बात की थी कि रिलेशंस में हमने कैसे करना है, ये किस रिलेशन की बात की है, यानी खूनी रिलेशन है बिनेश? जी, अमूमी तौर पे मुआशरे में देखा जाता है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम्म जितने भी मतलब जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं या शादी के बाद वाले रिलेशन जो होते हैं, जितने भी जो रिलेशन जो कुरान कहता है जो रिश्तेदार हैं, हम्म उसमें कितना मिलना। और हम्म आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अपनी उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। और हम्म उसकी वजह से बहुत सारी चीजें लोग जिंदगी में फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो होते हैं या जिनसे हमारा कभी कभार मिलना होता है, वो इतना लाइफ को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो हम्म और उनसे मेरे ख्याल से इंसान उस तरह से इमोशनली वो ब्रेकअप भी नहीं हुआ, मतलब वो टूट भी नहीं रहा होता, उस तरह से वो फील भी नहीं कर रहा होता असल में, जितना वो अपनों और के गिर्द उसकी जिंदगी घूम रही होती है, या जिनसे हम बिल्कुल फ्रीक्वेंट मिल रहे होते हैं या फ्रीक्वेंटली हमें वास्ता पड़ रहा होता है। तो उनको हम्म कैसे डील किया जाए, और कितना मिलना जरूरी है, और मतलब मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम का पर्सपेक्टिव जानना चाह रही थी हाँ जी कि हाँ वो जी कतई रहमी में भी ना जाए, और वो कितना हाँ वो मैं कैसे हम समझ बाउंड्री गई। कैसे बना। अच्छा, असल में पता है क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो खूनी रिश्ते हैं ना, अगर वो तुम्हारे साथ बिगाड़ना भी चाहे ना तो तुम बना के रखो, ठीक है? लेकिन इसके लिए भी कुछ उसूल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम माँ बेटे का रिश्ता देख लें, अगर माँ जो है वो सब दे रही है औलाद को, लेकिन औलाद वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही रिस्पेक्टिव वे में जैसे उसको करना चाहिए, तो माँ को क्या करना है? माँ को रुक जाना है वो करने से जो वो कर रही है। अब बच्चा पता क्या समझता है, आपकी जिम्मेदारी है। माँ बच्चे को, अगर बच्चा कुछ कर रहा है और माँ उसके साथ पता है कैसे रिएक्ट करेगी, सबके बच्चे करते हैं, तुम कौन सा अनोखा कर रहे हो? ठीक है? यानी कि अगर आप सामने वाले को ये एहसास दिलाना चाहते हो कि आपका और उसका रिलेशन इफेक्ट होगा आपके बिहेवियर से या सामने वाले के बिहेवियर से, तो आपको बाउंड्री वो बनानी है कि जो आप कर रहे हो ना उसकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट, वो छोड़ दो। ठीक है? आप उसे रिस्पॉन्स करो, बात भी करो, लेकिन वो इनपुट जो आप देते थे ना, वो इनपुट कम हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। ठीक? ये इसलिए होनी चाहिए कि ताल्लुक खत्म नहीं करना, ये इसलिए कि सामने वाले को एहसास दिलाया जाए। लेकिन अगर फिर भी एहसास नहीं हो रहा, तो फिर बैठ के बात की जाए। कहते हैं ना कि एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हो। ठीक है? और अगर वो उस तरीके से नहीं हो रही, तो आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लगाते हो, कुछ पनिशमेंट देके, कुछ सामने वाले को धमकी देके। यानी धमकी से मुराद ये कि आप उससे बात करते हो, उससे बताते हो कि देखिए मुझे आपका ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। ठीक है? लेकिन अगर वो सामने वाले इस काबिल ही नहीं है कि उनसे बात की जाए और उनको बैठ के बताया जाए कि आपकी ये गलती है, तो फिर बस आप अल्लाह की रजा के लिए उनसे ताल्लुक कायम रखें, लेकिन उनकी जिंदगी में वैसी इन्वेस्टमेंट मत करें जिसके जिसके बाद आपको इतनी पेन हो कि आपको लगे ही ना कि ये मेरी नेकी थी। ठीक है? या फिर उस पे इतना सब्र कर लें कि आप वो नेकी करती जाएं और फिर आपको उनकी तरफ से कोई नहीं चाहिए रिस्पॉन्स कि वो अच्छा करें, बुरा करें, रिस्पेक्ट करें, नहीं करें। ठीक है? यानी या इतना सब्र हो जाए कि उसके पास शिकायत फिर मुंह पे ना आए, या तो फिर इस तरीके से एतदाल में रख लिया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट मत की जाए जिसके बाद अगर वो बुरा बिहेवियर रखें तो आपको तकलीफ हो और आप कहें कि मुझे आइंदा ये नहीं करना चाहिए था, मैं ये काम नहीं करूंगी, या मैं उनको इस तरह से फायदा नहीं दूँ। ठीक है? ये दो ही चीजें हैं, लेकिन ताल्लुक कायम रखना है, ताल्लुक नहीं टूटना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं इसमें एक चीज ऐड जी जी जी। एक चीज पूछ सकती हूँ, एक चीज हाँ ऐड जी करना चाहूंगी। हाँ जी। मतलब जैसे एक मैं आपको सिचुएशन में बताती हूँ, जैसे कि जब आप ऑब्वियसली आप जब कुरान पढ़ते हो, आप अ, अपने आप को आप समयना व अताना की तरफ लेके जा रहे होते हो, तो बहुत सारे ऑब्वियसली हर जगह मुख्तलिफ सोच पाई जाती है, हर जगह हर महफिल में डिस्कशन की चीज़ें और होती हैं। तो और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो अल्लाह को नापसंद होती हैं बिल्कुल, और हम्म अब आपका रिश्ता भी है, हम्म आप ऑब्वियसली आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। हम्म तो उसको कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंस से डील करें? ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है और ये बड़ी कॉमन हम्म। सिचुएशन है। जैसे कि फॉर ऑब्वियसली जब आप एग्जांपल, एक फॉर एग्जांपल नहीं मतलब मैं एक आपको एग्जांपल देने मतलब लगी एक थी जिस तरह गैदरिंग के है वहाँ पे, मोस्टली ऐसा होता बहुत है। ज़्यादा। जी, जी, सॉरी। मोस्टली इस तरह होता है ना कि फैमिली जी, जी, गैदरिंग जहाँ पे कोई किसी पर्सन की बुराई कर रहा है और आप उस गीबत से उठना चाहते हो, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हो।
कि फ़लाँ ये मसला नहीं किया जाए या इस मौज़ू को डिस्कस नहीं किया जाए? क्या ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहे हो आप? जी, बिल्कुल, यहाँ बहुत ज़्यादा दुनियादारी की बातें हो रही होती हैं, जिसमें जो जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब होती हैं या हुँ। मतलब अच्छा, इस तरह की अल्लाह बातें होती हैं ताला जो हमारा दीन अल्लाह ताला हाँ, हाँ, बिनिश मैं समझ गई हूँ। अल्लाह ताला के लिए थोड़ा-सा तो बुरा बन सकते हैं ना हम। वो कहते हैं ना जन्नत के बत्ते की लाइन्स थी कि मैं रहमान के बंदों को राज़ी करने के लिए रहमान को नाराज़ नहीं कर सकती। ठीक है? तो कोई बात नहीं। हम उनको अच्छे नहीं लगेंगे, इट्स ओके। आपको पता है जब मैंने सूरत हुजरात का तदब्बुर पढ़ना शुरू किया था ना मिस निम्रा अहमद से, तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि आपने उस महफ़िल में नहीं बैठना जहाँ ग़ीबत हो रही है, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई हो रही है, और अगर आप ख़ामोशी से उठेंगे ना तो वो भी आपकी नेकियाँ वहाँ जाएँगी। आपने वहाँ से बोल के उठना है कि फलाँ बंदे की बुराई मत की जाए और आप वहाँ से उठ जाओ। देन वो पर्सन की नेकियाँ तो चली जाएँगी, लेकिन आपकी नहीं जाएँगी। तो ये चीज़ जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की है ना, आप यकीन जाने मेरे घर वाले मुझे घर से निकालने को राज़ी थे। यानी वो यहाँ तक कह रहे थे कि बस कर तो दो। तुम अपने आप को क्या समझने लग गई हो, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कि आप समझती हैं ना कि फैमिली मेंबर्स के ताने, और वो भी पूरी गैदरिंग में ऐसे बैठ के देते हैं, और वो फिर हमें इस नज़रिए से देखते हैं जैसे हम कोई हिटलर हैं, ठीक है? तो यानी अल्लाह ताला की बात करते हुए ना जब ना हम कभी-कभार करेंगे ना तो उनको हैरत होगी। आप रूटीन बना लें उसको, ठीक है? यानी इतनी रूटीन बना लें कि उनको आदत हो जाए कि ये बंदी जब भी बैठेगी ना हम ये बात नहीं कर सकते। ठीक है? या जब भी ये हमारे साथ ये बंदी बैठेगी ना, तो 1-2 मिनट के बाद इसने वही वाला जो है ना वो एलिमेंट ड्रॉप कर देना कि इस मौज़ू पे बात मत करें। ठीक है? अब जैसे अब मेरी फैमिली में स्टार्टिंग में तो इतना इश्यू था, अभी भी है, लेकिन जब इस चीज़ को मैंने रेगुलेट कर लिया ना कि नहीं उस महफ़िल में नहीं बैठना जहाँ ग़ीबत हो रही है, तो अब ये होता है कि उनको पता होता है। मेरी मदर मेरे आइज़ की तरफ देख रही होती हैं कि ये कब बोलेगी कि इस मौज़ू पे बात मत करें। ठीक है? यानी उनको आदत हो गई है, उनको पता है कि ये इस बात पे बोलेगी। आपने उनको आदत डालनी है, ठीक है? अगर आप इस छोटी-सी बात से उनकी नज़र में बुरी बन रही हैं, आप ये फ़िक्र मत करें कि आपकी इज़्ज़त कम हो रही है। इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने देनी है। जिसने आपसे मोहब्बत करनी है, उसने कर लेनी है, ठीक है? आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होगी। लेकिन हाँ, बात किस तरीके से कर रहे हो, वो ही चीज़ है। कि जिस तरह अब अक्सर ही कोई बुराई हो रही हो या किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में कोई बात हो रही है और हम उस गैदरिंग में बैठे हों, तो हम ये कहेंगे कि चलिए छोड़ो, आप उनकी बात करके अब क्या फ़ायदा होगा? अगर उसने समझना है, वो समझ लेगा। और फिर हम अम्मियाँ कहती हैं अक्सर, "नहीं, नहीं, हम तो बस बात कर रहे हैं। करना तो उसने वही है जो उसकी मर्ज़ी है।" तो फिर मैं कहती हूँ जब उसने करना है वो है जो उसकी मर्ज़ी है, तो फिर आप अपनी ताकत क्यों ज़ाया कर रहे हैं, उसको नेकियाँ दे रहे हैं? तो 1 मिनट में तो आग लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आग ठंडी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो ये तो नहीं कह सकते कि निकल जाओ, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, बार-बार रखना है, ठीक है? निम्र अहमद का कोर्स आप निम्र अहमद के उस पे जाएँ, क्या उसको कहते हैं आप, इंस्टा पे जाएँ और वहाँ से आप उनको जॉइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूँगी, ठीक है? तो ये कहने का मतलब ये है कि आप मैम बार-बार आपने अभी ये बोला है, हाँ जी। मैम अभी आपने कहा कि महफ़िल से आपने बोल के उठना है, इसका मुझे समझ नहीं आई, कैसे आप महफ़िल रिलेट से कर रही बोल थी? के उठना या ये आपको है जैसे जैसे 4 लोग बैठे हैं, और मैंने भी एक चीज़ ऐड एक करनी है पर्सन जो है वो बुराई कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 2 दोस्तें बैठी हैं, 3 दोस्तें, और एक दोस्त जो है किसी ऐसी दोस्त की बुराई कर रही है जो वहाँ मौजूद नहीं है। अब मैंने वहाँ से जी, अगर जी। खामोशी से उठ जाऊँगी ना कि ओहो! ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उठ ही जाती हूँ, मैं क्यों अपनी नेकियाँ दूँ? अगर मैं खामोशी से उठ जाती हूँ बिना कहे, तो फिर भी मैं उधर मौजूद हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, मैंने गलत को गलत नहीं कहा। आपको पता है ना 3 दर्जे हैं गलत को गलत कहने के, ज़ुबान से, ठीक है, जी। हाथ से या दिल से बुरा जान के। मैंने तो कमज़ोर तरीन दर्जा किया कि दिल से बुरा मान के, ठीक? तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको पहले बताना है, वहाँ इस चीज़ की गवाही देनी है कि देखें, आप ये गलत कर रहे हैं, हम इन बातों को डिस्कस करके हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, हम ऐसे ही उनको नेकियाँ दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये बात इतनी ही बुरी लगती है तो आपको चाहिए आप उनसे जाके बात करें। आप ये बात करें और वहाँ से उठ जाएँ। तो इसका मतलब है कि आपने खुद को बाइज़्ज़त बरी किया, अब वो नेकियाँ दे रहे हैं, आपकी नेकी नहीं गे। मैंने यही बात की है, ठीक है? यानी अगर कि हम खामोशी एक से उठेंगे तो बात फिर हम भी स्कोप पे। बिल्कुल आप उस चीज़ में शामिल हैं, आपने उसके लिए आवाज़ उठाई? नहीं मैम उठाई ना। अक्सर सिचुएशन ऐसी होती है ना, आप हाँ, कभी-कभी किसी होता है। ऐसे में होते आप नहीं कर सकते। बिल्कुल होता है, कभी-कभी होता है, और अगर ऐसा हो तो आप उस टाइम मत कहें, लेकिन उसके बाद उन्हीं फैमिली गैदरिंग में से कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज़ है, आप उसको बैठ के ही बता सकते हैं कि भई आपको ये बात नहीं करनी चाहिए ठीक थी, है, ठीक है? ठीक लेकिन है, किसी ये और भी मौके पे बताएँ। हाँ, और मौके पे बताएँ, लेकिन कोशिश करें सामने भी बताएँ, ठीक है? ठीक है, वो 1 मिनट के लिए तो सारी आंटियाँ आपके चेहरे की तरफ देखेंगी, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें कि वो जी जो मैम। सारी आंटियाँ आपके चेहरे की तरफ देख रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है, या वो जो उस वक़्त अल्लाह ताला को आप पे लाड आ रहा होगा, वो इम्पोर्टेंट है?
असल में मैम ये इमोशनल इंटेलिजेंस इतना टफ है ना कि पहले ही घर में ठिकाना कमजोर हाँ होता जी, है, हाँ तो जी, ऐसी चीजें आता करके है। आप उड़ जाती हैं। हाँ जी, ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीख होती हैं। हैबिट्स छोटे से बच्चे को एबीसी भी कितने अरसे में समझ आती है जाके। तो हम ये समझ रहे हैं एक लेक्चर के बाद हमने आज ही इंटेलिजेंट हो जाना है, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता होता है, खुद पे प्रेशराइज़ नहीं करना खुद को, ना बर्डन डालना है, आराम-आराम से हर चीज़ होनी चाहिए। ठीक ठीक है? है। हम कोई फरिश्ता नहीं है कि हमने डाइजेस्ट कर लेना है इन सारी चीज़ों को। चलिए ठीक है 40 मिनट हो चुके हैं, 140 का सेशन हो जाएगा ऑनवर्ड और बच्चों के लिए फिर बहुत सुनना रिकॉर्डिंग मुश्किल हो जाएगी। चलिए आप भाई फैसल से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मिस नादिया, ठीक है? थैंक यू सो मच इन सब ने पार्टिसिपेट किया और होपफुली कि आप सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और अगर कुछ भी समझ नहीं आई है तो उसके लिए बहुत सारी माज़रत और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को इसको मज़ीद डिस्कस करें, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।